हेलो बच्चों, वेलकम टू गणित अंक। बच्चों एंड सेम एग्जाम पास आ गई। यस, पुणे यूनिवर्सिटी के एग्जाम पास में, बहुत सारे ऑटोनोमस कॉलेजेस के एग्जाम पास में, मुंबई की हो गई। मुंबई वालों ने तो मचा लिया, बहुत अच्छा फोड़ा है पेपर। यस, तो भैया मैट्रिसेस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, ये यूनिट है हमको। ओके, मजा आने वाला है, बहुत अच्छा लगने वाला है। आखिर तक देखना, हर क्वेश्चन को मैं सॉल्व कैसे कर रहा हूं, थोड़े से कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा हल्का फुल्का, और फिर आपको फिर से सॉल्व करना है उसे। सेम क्वेश्चंस को वापस सॉल्व कर लो, 2 बार कर लो, हो गया आपका ये यूनिट का प्रैक्टिस। सर साल भर नहीं पढ़ा फिर भी हो जाएगा? यस, लेकिन डिटेल में पढ़ना हो। सर ये तो बहुत शॉर्ट में बताया आपने, डिटेल में यार गामा बैच है, आप आ जाओ, है ना, ले लो कर लो, है ना। यस, हमने सारा बैच में अच्छे से बहुत डिटेल में पढ़ा है, और वही होती है सही तैयारी। ये तो बस रिविजन करेंगे वन शॉट में। शुरू करें। गणपति बाप्पा मोरिया, चला आता, शुरू करूँ या भगवान, अब तो आशीर्वाद की बहुत जरूरत है, दे दो, है ना। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले कौन कौन से कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आते हैं। कोई भी यूनिवर्सिटी हो, कोई भी यूनिवर्सिटी, कोई भी ऑटोनोमस कॉलेज हो, ठीक है, तो ये सारे कॉन्सेप्ट जिसपे क्वेश्चंस आते हैं, राइट। ये दिस आर दी कॉन्सेप्ट बच्चों जिसपे क्वेश्चंस हमको मिलते हैं, ठीक है। यस सर, ओके। तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, यहाँ पे एक और होता है यूनिटरी मैट्रिक्स। यूनिटरी मैट्रिक्स मुंबई वालों के लिए, ठीक है। या फिर एक और होता है हर्मिशन एंड स्क्यू हर्मिशन, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं जो हमको मिलती है। फिर नॉर्मल फॉर्म, रिड्यूस टू PAQ फॉर्म, ये बहुत इंपॉर्टेंट है मुंबई वाले या ऑटोनोमस कॉलेजेस के लिए। कंसिस्टेंसी ऑफ इक्वेशन, ट्रिवियल नॉन ट्रिवियल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लीनियर डिपेंडेंस, इलेक्ट्रिकल सर्किट्स, ट्रांसफॉर्मेशंस, ये सारी चीजें हैं। ये पूरा लिस्ट ऑफ टॉपिक्स है जिसपे हमें सवाल क्वेश्चंस मिलते हैं, राइट। दिस इज फॉर ऑल यूनिवर्सिटीज। बाटू यूनिवर्सिटी, यस यही है। हाँ, अगर अमरावती की यूनिवर्सिटी यही है, नागपुर यही है, मुंबई यही है, पुणे यही है, ऑटोनोमस कॉलेजेस यही है ना। सर मेरा ऑटोनोमस कॉलेजेस में ये नहीं है, वो है, सब इसी में से है। ये सारा यही मैट्रिसेस पूरा है, ठीक है। चलो बहुत बहुत बढ़िया। तो सर ये बात समझ में आ गई। अब मैं थोड़ा स्पेसिफिक बात करता हूँ पुणे यूनिवर्सिटी के लिए, क्योंकि एग्जाम बहुत पास है पुणे यूनिवर्सिटी का। तो पुणे यूनिवर्सिटी का अगर पेपर आप एनालिसिस करो, 15 मार्क के लिए ये टॉपिक है, और 15 मार्क में क्या क्या पूछा जाता है। तो ये 3 क्वेश्चन हमें करने हैं। कौन कौन से? सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, है ना, सिस्टम ऑफ इक्वेशन सॉल्व करना, लीनियर डिपेंडेंस, ऑर्थोगोनल। देखो यही यहाँ पे आए हैं। 2019 का पेपर ले लो, 2022 का पेपर ले लो, यही 3 कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आए हैं। और में जब क्वेश्चन आता है तो वो भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, लीनियर डिपेंडेंस और इलेक्ट्रिकल सर्किट। मतलब ये 2 चीजें तो पक्की आई है, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस और लीनियर डिपेंडेंस, ओके। और इलेक्ट्रिकल सर्किट या ऑर्थोगोनल में से कुछ मिलता है। तो मैंने अगर ऑर्थोगोनल अच्छे से कर लिया तो ये कर लूं मैं क्वेश्चन, और अगर मुझे इलेक्ट्रिक सर्किट आता है तो मैं ये कर लूं क्वेश्चन, ठीक है। तो ऐसा हमारा, और वही नीचे भी आप देखो 2022 में भी वही पूछा गया है। तो कॉन्सेप्ट बहुत स्पेसिफिक है जहां क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो सर इसका मतलब क्या? इस पे 2 क्वेश्चंस कर लो, इस पे 2 क्वेश्चंस कर लो, इस पे 2 क्वेश्चंस कर लो, संपला टॉपिक। और इस पे भी 2 क्वेश्चंस कर लो। तो क्या मैं कह सकता हूँ 7-8 क्वेश्चंस में मेरा रिवीजन अच्छे से हो गया। और वही हम आज करने वाले हैं। कितने क्वेश्चंस? सर सिर्फ 7-8 क्वेश्चंस। इसके अलावा जो बाकी टॉपिक्स है उस पर आ सकते हैं, इसलिए हम उसके भी क्वेश्चंस ले लेंगे बाद में। तो मैं आज का फ्लो यही रखने वाला हूं कि जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये 3 टॉपिक्स, इनके 2-2 क्वेश्चंस पहले लेंगे, है ना। चैप्टर का फ्लो जैसा है वैसे ही हम नहीं चलेंगे ना। फ्लो में तो हमने पढ़ लिया ना अच्छे से, गामा बैच में पढ़ा ना आपने मेरे साथ फ्लो में। बट अभी क्वेश्चंस हर एक टाइप के 2-2 लेंगे, खत्म करेंगे थोड़ा सा 2 मिनट 1 सेकंड में 10 सेकंड में कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करेंगे, राइट। यस, 1-8 मिनट में कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करेंगे और फिर क्वेश्चंस को बढ़ जाएंगे आगे, राइट। चले, ओके, चालू करते सॉल्व करना। आर यू रेडी? पेन पेपर लेके बैठे हो? सिर्फ देखने से नहीं बनता, सच बता रहा हूं। सर देख रहा हूं ना, अभी बाद में सॉल्व कर लूंगा, ठीक है, लेकिन अगर सॉल्व नहीं किया तो समझना नहीं आएगा आपको। अगर आपने इन क्वेश्चंस को खुद से 2-2 बार सॉल्व नहीं किया, पेपर में आपसे सॉल्व नहीं होगा। ये लिख के ले लो आप, इसके लिए भी पेन पेपर लगेगा ना लिख के लेने के लिए। हाँ ठीक है, पेन पेपर लिख के आओ। चलो पॉज करो, ओके। तो पहला कॉन्सेप्ट है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का बहुत ही सिंपल सा फंडा है कि अगर A into A ट्रांसपोज I होता है तो देन A is said to be orthogonal, ओके। A into A ट्रांसपोज अगर I होता है तो हम A को क्या कहते हैं? ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। और यहां से मुझे समझ में आता है कि A उधर चला गया तो A ट्रांसपोज इज इक्वल टू A इनवर्स। तो ये 2 बातें हमारे बहुत काम आती है जो क्वेश्चंस को सॉल्व करवाती है। सबसे पहले कॉन्सेप्ट ये है कि A into A ट्रांसपोज इज इक्वल टू I, देन द A मैट्रिक्स इज सेड टू बी ऑर्थोगोनल, और A इनवर्स जो है वो A ट्रांसपोज के बराबर होता है, ठीक है। तो इस पे फटाफट 2 क्वेश्चंस करते हैं। यस, हमारे पुणे यूनिवर्सिटी में 5 मार्क के लिए आया हुआ क्वेश्चन है, डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ ABC। बस यहाँ पे ABC की जगह अल्फा बीटा गामा में आ जाएगा क्वेश्चन, बट मेथड यही रहेगी। हाँ, तो डिटरमाइन वैल्यूज ऑफ ABC व्हेन द मैट्रिक्स इज ऑर्थोगोनल।
तो सिंस मैट्रिक्स इज ऑर्थोगोनल, है ना, लिखना कैसे है सर, ऐसे लिखना है ना, लिखना भी कैसे, ये भी तो बहुत जरूरी ना सर। यस, सिंस मैट्रिक्स इज ऑर्थोगोनल A इंटू A ट्रांसपोज इज इक्वल टू I। अज्यूम करते हैं कि ये A मैट्रिक्स है, तो 0 2 B C A B माइनस C A माइनस B C इंटू, है ना, A ट्रांसपोज मतलब क्या बेटा, फर्स्ट रो बिकम्स फर्स्ट कॉलम, पहले रो के एलिमेंट पहले कॉलम में चले गए, दूसरे रो के एलिमेंट दूसरे कॉलम में चले गए, तीसरे रो के एलिमेंट तीसरे कॉलम में चले गए, इज इक्वल टू I 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, A ट्रांसपोज और ये I, ठीक है ना बेटा, पक्का। यस सर। अब हमें पता है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, हाउ डू वी कंपेयर देम। यस, तो यहां मल्टीप्लिकेशन करें। यस सर, मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो पहला रो पहले कॉलम से मल्टीप्लाई होगा, 0 इंटू 0, ये हो गया आपका 4b स्क्वायर और ये c स्क्वायर, तो यहां आ गया 4b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, ये पहला एलिमेंट आया ना। सबको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से, फर्स्ट रो सेकंड 0 इंटू दिस, ये 2b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर, तो यहां आ गया 2b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर, राइट। फिर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम के साथ, तो 0 माइनस 2b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, तो माइनस 2b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। ठीक है, ये तीन एलिमेंट आ गए सर हमारे, बहुत बहुत बढ़िया। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो 0 2b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर, तो यहां आ गया 2b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, यस, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, एंड ये थर्ड अगेन a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर। देख रहे हो ना बेटा, यस, मल्टीप्लिकेशन आ रहा है ना सबको। फिर देन 0 माइनस 2b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, तो माइनस 2b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। देन थर्ड रो सेकेंड कॉलम, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर, एंड देन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। ठीक है, ऐसा हमारा मल्टीप्लिकेशन होगा। सर नहीं समझ में आ रहा मल्टीप्लिकेशन, भाई साहब थोड़ा डिटेल में करना हो तो आपके लिए सेशंस अलग है गामा बैच में। ठीक है, अभी तो हम फटाफट देख रहे हैं। यस सर। अब नाउ सिंस वी हैव डन दिस, अब हमें कंपेयर करना चाहिए ना। यस, तो हम क्लियरली कंपेयर कर सकते हैं, दिस शुड बी इक्वल टू 1, दिस शुड बी इक्वल टू 0, है ना। एंड सर ये तो ये सेम ही हुआ, ये भी सेम हुआ, ये वाला दिस शुड बी इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये तीन रिलेशन से हमें मिल जाएगा, हमें जो चाहिए है, राइट। सो ऑन कंपेयरिंग, एबीसी निकालना है ना मुझको। यस, सो ऑन कंपेयरिंग, तो ये जो पहला पार्ट है 4b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, यहाँ के पहले एलिमेंट से कंपेयर होगा। यस सर, तो 4b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर शुड बी इक्वल टू 1। देन नेक्स्ट 2b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर, वहां पे 0 है, सो 2b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, और थर्ड रिलेशन ये नहीं ले सकते क्योंकि ये सेम ही देगा, तो ये वाला ले लेंगे ना सर। यस, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर इक्वल टू 1। ओके, तीन रिलेशन है जहां से मुझे एबीसी मिलेगा, राइट। अगर मैं अब इन दोनों को सॉल्व करता हूं तो देखिए c स्क्वायर ऐड कर दो इन दोनों को बेसिकली, तो इफ आई ऐड देम तो क्या होगा, 6b स्क्वायर इक्वल टू 1, तो यहां से b स्क्वायर जो है वो 1/6 आया, राइट। तो b स्क्वायर इज 1/6। ठीक है, अब b स्क्वायर 1/6 आया बेटा, तो यहां से देयरफॉर, है ना, हम कर सकते हैं ना। यस सर, तो c स्क्वायर इज इक्वल टू 2b स्क्वायर, तो c स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू 1/6, तो c स्क्वायर क्या हुआ बेटा यहाँ पे 1/3। ठीक है, यस सर, एंड ये यूज करके, सो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब 1/6 प्लस c स्क्वायर मतलब 1/3 इक्वल टू 1। ठीक है सर, तो यहां से देखेंगे आप क्या हो रहा है, क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह जो भी है ये करेंगे, एलसीएम निकाल लेते हैं सर, तो ये हो जाएगा प्लस 1/2 इक्वल टू 1, तो a स्क्वायर इज 1/2। ठीक है, सो देयरफॉर a इज प्लस माइनस 1/√2, b इज प्लस माइनस 1/√6 एंड c इज प्लस माइनस 1/√3, एंड दिस इज माय आंसर। समझे, 5 मार्क हमने कर लिए हैं। हमारे 5 मार्क इकट्ठा हो गए हैं, है ना। हमेशा ऑर्थोगोनल पे एक क्वेश्चन मिल रहा है और बहुत प्रोबेबल है कि ऐसा ही क्वेश्चन मिले कि मैट्रिक्स दिया है उसमें कुछ मिसिंग होगा, जैसे एबीसी, अगली बार अल्फा बीटा गामा कुछ होगा और हमें वो निकालना है। तो आपको मेथड यही अप्लाई करनी है। इजी है ना, एक बार बोल दो स्टार्टिंग में, इजी पीजी लेमन स्क्वीजी। यस, लेमन स्क्वीजी है सर। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, 5 मार्क के लिए बहुत मस्त है ये। ओके बेटा, तो ये ऐसे हम सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन सर, ए दिया है, ये ए इनवर्स निकालो। हिंट मिलता है मुझको, हिंट। ए दिया है, ए इनवर्स निकालो। सर एडजॉइंट वाली अप्रोच जो 12th में पढ़ी थी, नहीं, ऑर्थोगोनल वाली अप्रोच। आपको हिंट यही मिलता है, आप थोड़ा ट्राई करो। चलो, ए को ए ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करके देखते हैं।
तो a कितना हुआ 1/√3, 1/√3, 1/√3 जो भी दिया हुआ है मैं लिख रहा हूं 1/√6 माइनस 2/√6, 1/√6 जो दिया हुआ है लिख रहा हूं बस। ओके इसका ट्रांसपोज मतलब बेटा फर्स्ट रो बिकम्स फर्स्ट कॉलम, तो जो फर्स्ट रो है वो फर्स्ट कॉलम बन गया, तो 1/√3, 1/√6, 1/√2। सेकेंड रो बिकम सेकेंड कॉलम, तो 1/√3 माइनस 2/√6 एंड 0, एंड थर्ड रो बिकम्स थर्ड कॉलम, तो 1/√3, 1/√6 माइनस 1/√2। ठीक है, अब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हमको आना चाहिए बेटा। पहला रो पहले ये समझ गए ना, ये ए है, ये इसी का ट्रांसपोज निकाला है मैंने और हम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो ये मल्टीप्लाई होगा पहला एलिमेंट पहले से, तो 1/3 हो गया, प्लस है ना फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से हो रहा है तो 1/6 हो गया एंड प्लस 1/2 हो गया। ठीक है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से हुआ, देन फर्स्ट रो सेकंड कॉलम से। ठीक है सर, तो ये हो गया हमारा 1/3, फिर नेक्स्ट माइनस 2/6 और फिर नेक्स्ट 0 है ना, तो सर ये हो गया। ठीक है, देन फर्स्ट रो थर्ड कॉलम से होगा तो 1/3 प्लस 1/6 माइनस 1/2। आप समझ रहे हो बेटा कैसे हो रहा है मल्टीप्लिकेशन? यस, फर्स्ट रो पहला एलिमेंट पहले से, दूसरा दूसरे से, तीसरे से, फिर ऐसे ही चलता रहेगा। अब सेकंड रो जो है, ये सेकंड रो अब फर्स्ट कॉलम से होगा, सेकंड रो सेकंड कॉलम से, सेकंड रो थर्ड कॉलम से, यहाँ 3 एलिमेंट्स आएंगे। तो पहले आ गया 1/√3, 1/√3 से तो 1/3 माइनस 2/6 प्लस 0। देन नेक्स्ट अगेन देखो 1/3 माइनस माइनस प्लस 4/6, ओके प्लस 0। ठीक है ना सर? यस। फिर नेक्स्ट अगेन 1/3 माइनस 2/6 और प्लस 0। ठीक है सर, बहुत बहुत बढ़िया। देन नेक्स्ट थर्ड रो फर्स्ट कॉलम से, ये सारा कैलकुलेट करना है मुझको। ठीक है ना बेटा? यस सर। फिर अगेन नेक्स्ट करा हमने तो 1/3 माइनस 2/6 प्लस 0, और थर्ड करा तो 1/3, 1/6 एंड 1/2। ठीक है, ऐसा हो गया है। अब आप ऐड करो तो ये 1 आता है, ये 0 होता है, ये 0 होता है, अरे ये 0, ये 1, ये 0, तो ये है ना ऐसे तो सब आ रहा है। आप एडिशन करोगे तो ए ट्रांसपोज कम्स आउट टू बी इज इक्वल टू 1 0 0 0 0 0 1 0, है ना। आप कैलकुलेशंस करोगे तो ऐसा मिल रहा है, मतलब कि मुझे मिला ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू आई, सो देयरफॉर ए इज एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। सर समझेगा कैसे? मेरे को यही करना है। क्वेश्चन पेपर में अगर ए इनवर्स पूछा है ना तो मोस्टली आपको समझना है कि यार इस तरह का अप्रोच होने वाला है। सो देयरफॉर ए इनवर्स इज ए ट्रांसपोज। ए इनवर्स क्या है? ए ट्रांसपोज ही है, तो जो ए है उसका ट्रांसपोज ही है। अब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है ना, इंटरचेंज कर लो। यहाँ का फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो हो गया तो 1/√6 माइनस 2/√6 एंड 1/√6, एंड लास्टली है ना 1/√2 0 माइनस 1/√2, एंड दिस इज माय आंसर। तो ऑर्थोगोनल में बस ये 2 टाइप के क्वेश्चंस होंगे। हाँ, आपने देखा क्या किया मैंने, तो दोनों क्वेश्चन में पहले में एबीसी निकालना, अल्फा बीटा निकालना, ठीक है, ऐसा कुछ मिलेगा। और सेकंड में बोला इनवर्स बताओ, ए मैट्रिक्स दिया है, तो मैंने दिमाग क्या लगाया? मैंने दिमाग ये लगाया कि यार ये क्वेश्चन इनवर्स का है, इनवर्स पूछा ही नहीं जाएगा इसके अलावा। हाँ, वो वाला 11th-12th का अप्रोच से नहीं पूछा जाएगा, तो भाई ये ऑर्थोगोनल होगा शायद। तो ऑर्थोगोनल कैसे चेक करा? तो ए को ए ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई किया, वो आ गया है ना सॉल्व करके। आपको स्टेप्स दिखानी पड़ेगी सॉल्व की हुई। ठीक है, ओके सर मैं कैलकुलेटर में कर लूँ क्या? कैलकुलेटर में करने में बहुत डिफिकल्ट लगेगा, ये 1/√3 पुट करते करते आपके बहुत टाइम चला जाएगा, उससे बेटर आप इसको सॉल्व करना। ठीक है, तो आपने सॉल्व करा एंड यू हैव गॉट द आंसर लाइक दिस। अंडरस्टूड बेटा? ओके, तो ये आ गया। तो हमने कहा ए ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, मतलब इनवर्स इज ए ट्रांसपोज, तो ए का ट्रांसपोज। समझे? तो पहला कॉन्सेप्ट डन, पहले 5 मार्क डन डनाडन। अगर आपको लगता है हाँ सर मेरे 5 मार्क हो गए हैं, डन हो गए, अभी के अभी लाइक करो वीडियो को और कमेंट में डालो यस डन सर, ऑर्थोगोनल फटाफट हो गया। इतना तो बनता है ना आपका, लाइक करना बनता है कि नहीं बनता है? हाँ, इतना तो बनता है, तो फटाफट लाइक करो। और ना 5 मार्क आपके मैंने यहाँ पे खत्म कर दिए पुणे वाले। कितना? 10 मिनट में? इतना फास्ट, इतना बढ़िया कभी देखा है? पहली बार हो रहा है सब जिंदगी में, है ना। चलो चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। हमारे पास लीनियर इक्वेशंस दी होगी। लीनियर इक्वेशंस पता है हमें, डिग्री 1 की इक्वेशंस। अब वो इक्वेशंस 2 तरह की हो सकती है। इक्वेशंस हो सकता है होमोजेनस हो, मतलब कि जिसके कांस्टेंट टर्म सारे 0 हो, या नॉन होमोजेनस हो। 2 तरह की इक्वेशंस होती है जिसके लिए हमें बात करनी होती है। ठीक है, यस सर। तो होमोजेनस एंड नॉन होमोजेनस, ऐसी। होमोजेनस का क्या मतलब है सर, नॉन होमोजेनस का क्या मतलब है सर, तो वो पूरा डिटेल में तो आपको सेशंस देखने चाहिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम देखेंगे डायरेक्ट सवाल के थ्रू। अच्छा, हाउ डू आई गेट
हाँ, तो होमोजेनियस और नॉन होमोजेनियस है, इनको सॉल्व कैसे करूंगा सर? तो होमोजेनियस के लिए बहुत ही सिंपल होता है यार कि डिटरमिनेंट का वैल्यू चेक करो, डिटरमिनेंट का वैल्यू नॉन जीरो है या डिटरमिनेंट का वैल्यू जीरो है। अगर डिटरमिनेंट का वैल्यू नॉन जीरो है तो ये नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन, ये ट्रिवियल सोल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। और नॉन जीरो है ऐसे ना, नॉन ट्रिवियल ऐसा कुछ करना पड़ेगा, ठीक है। ट्रिवियल नॉन ट्रिवियल हमें करना पड़ेगा, अंडरस्टूड बेटा? तो ये आप ट्रिवियल और नॉन ट्रिवियल हो जाएगा, डिटरमिनेंट का वैल्यू जीरो है या नहीं है ये चेक करना पड़ेगा हमें, तो पता करने के लिए कि क्या है हमारे सॉल्यूशंस, ठीक है। अगर डिटरमिनेंट का वैल्यू नॉन जीरो हुआ, मतलब ये हुआ, अगर डिटरमिनेंट का वैल्यू नॉन जीरो हुआ, क्या मतलब हुआ बेटा इसका? कि इसका मतलब यूनिक सॉल्यूशन है, एक्स वाई जेड सारे 0 0 0, दिस इज कॉल्ड एज यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। यस सर। और अगर डिटरमिनेंट का वैल्यू जीरो हो गया सर, तो इसे कहते हैं इनफाइनाइटली मिनी सॉल्यूशन, है ना। यस, इसका मतलब है इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होने वाले हैं, इनकंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट, ये सब देखना होता है हमको, ठीक है। तो ये हुआ होमोजेनस के लिए बेटा केस, बहुत सिंपल सा केस है। यहां पे तो हमें क्या करना होता है? तो यहां पे हमें ax इक्वल टू b के फॉर्म में सॉल्व करना होता है, एंड वी आर सपोज टू फाइंड रैंक ऑफ, आपको रैंक ऑफ a निकालना है और रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स a भी निकालना है और कंपेयर करना है। इन दोनों के रैंक बराबर अगर है तो मतलब कंसिस्टेंट है इक्वेशंस, इनके रैंक अगर बराबर नहीं है मतलब नो सॉल्यूशन है, सिंपल सी बात है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट है सर, आपने कॉन्सेप्ट तो बहुत ही फास्ट बता दिया, थोड़ा आराम से बच्चों कॉन्सेप्ट्स आप क्वेश्चंस के थ्रू देखो, ज्यादा मजा आएगा, ओके। इसके अलावा अगर आपको डिटेल में देखना है तो मैं बार बार कहता हूँ आपको, जाइए गामा बैच में, सारी चीजें दी हुई है, आपने तो सेशंस ले रखे हैं ना, अब बहुत छोटे छोटे सेशंस है, बहुत बढ़िया सेशंस है ना, अभी भी आज से स्टार्ट करा तब भी पूरा आप कंप्लीट कर सकते हो, 2 दिन बैठ के पूरे 4 यूनिट खत्म कर सकते हो, क्योंकि ज्यादा बड़े नहीं है, 5 घंटे में खत्म किए, 6 घंटे में खत्म किए हमने, बहुत डिटेल में करे, ठीक है। सारे टाइप ले रखे हैं। तो यही बात मैं कह रहा था कि रैंक दोनों की सेम है या नहीं। अगर दोनों की रैंक सेम नहीं है, जैसे यहाँ पे हुआ, रैंक दोनों का सेम नहीं है, मतलब इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट, नो सॉल्यूशन वाला केस होगा। क्या होगा? नो सॉल्यूशन वाला केस, ओके। अगर दोनों का रैंक बराबर है और नंबर ऑफ अननोन्स के भी बराबर हुआ, तो सर ये थोड़ा सा लिख देता हूं मैं आपको, है ना। जब भी आप रैंक देखोगे बेटा, तो रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ अननोन्स। अगर ऐसा है ना, तो हम कहेंगे ये पहला केस कि यूनिक सॉल्यूशन, इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और सॉल्यूशन कितना है? यूनिक सॉल्यूशन है, ठीक है। 2, अगर रैंक बराबर है ना, लेकिन रैंक जो है वो नंबर ऑफ अननोन से छोटा है, नंबर ऑफ अननोन्स 3 है बट रैंक 2 है, ठीक है। तो इन दिस केस इट इज कॉल्ड एज इनफाइनाइट मिनी सॉल्यूशन, है ना, इनफाइनाइटली मिनी सॉल्यूशंस, ठीक है। यस। एंड थर्ड, अगर रैंक ही बराबर नहीं है, रैंक ए छोटा है रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड मैट्रिक्स से, देन वी से नो सॉल्यूशन। 3 केसेस होते हैं जब भी हम इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं, दिस आर दी 3 केसेस। हमें क्वेश्चन में भी बोला जाता है कि व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ पैरामीटर बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, ए बी का वैल्यू, लैम्बडा म्यू का वैल्यू बताओ, ताकि जो इक्वेशंस है वो यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मिनी सॉल्यूशंस और नो सॉल्यूशंस की तरफ जाए, ठीक है। तो ये है हमारी थ्योरी, ये हमारी थ्योरी जिससे हमें सॉल्व करना होगा, ठीक है। होमोजेनस, नॉन होमोजेनस सारी बातें, तो थ्योरी समझ में आ रही है ना। 2 एग्जांपल से हम इसको और क्लैरिटी में लाते हैं और अच्छे समझते हैं, ठीक है। करें 2 एग्जांपल सॉल्व, चलो। अब पहला क्वेश्चन, सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। ये सिस्टम ऑफ इक्वेशंस जो सॉल्व करना है बच्चों, कोई भी इक्वेशन सॉल्व करना आपको ax इक्वल टू b के फॉर्म में लाना पड़ेगा, लेकिन सारे क्या है? 0 0 0, सारे 0 0 है। तो इक्वेशन कैसी है? ये इसे कहते हैं होमोजेनस इक्वेशंस। x प्लस वाई प्लस 2z इक्वल टू 0, x प्लस 2y प्लस 3z इक्वल टू 0 एंड x प्लस 3y प्लस 4z इक्वल टू 0, राइट। तो these are nothing but homogeneous equations। कैसे इक्वेशंस है ये? सो आर होमोजेनस इक्वेशंस। और होमोजेनस इक्वेशन में पहला स्टेप क्या होता है? डायरेक्ट सॉल्व नहीं करना होता है, डिटरमिनेंट निकालना होता है। तो देयरफॉर डिटरमिनेंट निकालेंगे, डिटरमिनेंट का वैल्यू अगर 0 आ गया तो इसका मतलब है कि इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस है, और अगर डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 नहीं आया तो मतलब क्या हुआ? यूनिक सॉल्यूशन, डायरेक्ट आंसर एक्स वाई जेड सारे 0 0 0। इसे कहते हैं ट्रिवियल सॉल्यूशंस, ओके, 0 सॉल्यूशंस, ओके, और वो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशंस, ठीक है। तो चलिए सर, तो हम कहते हैं डिटरमिनेंट निकालें। यहाँ पे डिटरमिनेंट कैसे निकालेंगे? इनके कोएफिशिएंट से। तो 1 1 2 1 2 3 1 3 4, इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो इसको सॉल्व किया तो हमें सॉल्व करने पे क्या मिलता है? देखिए, तो 1 इंटू, फटाफट डिटरमिनेंट सॉल्व कर रहा था ना, 8 माइनस 9 माइनस ऑफ 4 माइनस 3 प्लस 2 इंटू 3 माइनस 2, तो ये हो गया मेरा -1 -1 प्लस 2, तो 0 आ गया।
तो सिंस डिटर्मिनेंट इज 0, ओके, so thus the equations have infinitely many solution. कैसे सॉल्यूशन है? infinitely many solutions. ठीक है, यस. सो इक्वेशंस के इन्फाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस है. तो आपको जब भी होमोजेनस मिलता है ना इक्वेशन, तो आपको ये एक्स्ट्रा स्टेप करनी होती है. अगर ये डिटरमिनेंट नॉन जीरो आता तो हम सॉल्व ही नहीं करते, हम कहते डायरेक्टली कि एक्स वाई जेड तीनों जीरो, यही सॉल्यूशन है, सॉल्व ही नहीं करना पड़ता है ना. यस, ओके बेटा. तो इसे नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन भी कहा जाता है. क्या कहा जाता है? नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन भी कहा जाता है. ये वर्ड इंपॉर्टेंट है. ओके बेटा, चलिए. तो अब सॉल्व करना पड़ेगा ना सर. यस. अब सॉल्व कैसे करेंगे? तो हम सॉल्व करने का मेथड तो एक ही है ना, ए एक्स इक्वल टू बी, है ना. यस. ए मतलब जो हमने अभी राइट कोएफिशिएंट्स का मैट्रिक्स जो बनाया था, ए मतलब यही हुआ 1 1 2 1 2 3 1 2 3 एंड नेक्स्ट इज 1 3 4. एक्स का मतलब हमारे वेरिएबल्स क्या है यहाँ पे, एक्स वाई जेड. और बी तो क्या है सर? तो बी मतलब जो कांस्टेंट्स है ना यहाँ पे तो होमोजेनियस इक्वेशन में सारे 0 0 0 है, ये वाला. ठीक है. यस सर. ओके, चलो बहुत बहुत बढ़िया. अब इसको सॉल्व करने का कैसा अप्रोच होता है? हमें रैंक की तरफ जाना है ना. हम इसको रो इक्वेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे. आपको पता है रो इक्वेलॉन फॉर्म क्या है? यस. यहाँ पे एक जीरो लाना है, यहाँ पे 2 जीरो लाना है, ये होता है रो इक्वेलॉन फॉर्म. ठीक है. नंबर ऑफ जीरोस नीचे इंक्रीज होने चाहिए. तो हम क्या करते हैं यहाँ पे R2 को R1 से सब्ट्रैक्ट कर दे. यस. R3 को भी R1 से सब्ट्रैक्ट कर दे. यस. इससे क्या होगा सर? देखेंगे आप ही. तो रो 1 वैसा ही, रो 2 माइनस रो 1 0, 2 माइनस ये 1, 3 माइनस 2 ये भी 1. ओके. रो 3 माइनस रो 1, रो 3 माइनस रो 1 किया तो ये कितना 0, ये कितना है बेटा 2 और ये भी 2. ठीक है. ये तो वैसे ही रहेगा. और यहाँ पे आप सारे जीरो ही है तो कुछ भी करो किसी से माइनस तो 0 0 0 ही रहेगा. ओके बेटा. यस सर. अब यहाँ तो क्या एक जीरो, यहाँ 2 जीरो लाना पड़ेगा है ना रो इक्वेलॉन फॉर्म में, इसमें ज्यादा जीरो. तो यहाँ जीरो लाने के लिए मुझे इसके वंस के हेल्प से क्या करना पड़ेगा? यस सर, आई नो व्हाट आई हैव टू डू. यस. तो R3 माइनस 2 टाइम्स R2. ओके. मुझे रो 3 चेंज करना है इस तरह. ठीक है ना बेटा, समझ आ रही है ना बात? यस सर. ना कुछ ज्यादा ऑपरेशंस करने नहीं है, ऐसा रखना है आपको. ओके. तो फर्स्ट रो तो वैसे ही रहेगा. यस सर. तो फर्स्ट रो वैसे ही रहा, सेकंड रो भी वैसे ही रहेगा. हम कौन सा रो चेंज कर रहे हैं? थर्ड रो. 0 माइनस 2 टाइम्स ऑफ 0 0 ही हुआ. 2 माइनस 2 टाइम्स ऑफ 1 0 हो गया. 2 माइनस 2 टाइम्स ऑफ 1 ये भी 0 हो गया. यस सर. इनटू एक्स वाई जेड इज इक्वल टू है ना 0 0 0. ठीक है बेटा, ऐसे. तो ये ए मैट्रिक्स हुआ है ना, ये बी मैट्रिक्स हुआ. ठीक है. तो आप क्लियरली देखो, अगर मैं ऑगमेंटेड मैट्रिक्स भी निकालू यहाँ पे ए कॉमा बी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स निकालू, तो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स मतलब इसका और इसका मिला के ना, तो 1 1 2 0 1 1 0 0 0 और ये है 0 0 0. तो आप क्लियरली देखो ना यहाँ पे रैंक ऑफ ए कितना हुआ बेटा? रैंक ऑफ ए, इसका रैंक कितना है? रैंक पता है ना कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ नॉन जीरो वाले रोज. तो ये 2 हुए ना, राइट. इसमें सारा 0 है तो ये नहीं पकड़ेंगे हम, तो 2 रोज. तो रैंक इज 2. ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का भी देखो, ये ऑगमेंटेड मैट्रिक्स हमने लिखा ना यहाँ पे, तो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का भी रैंक क्या है? तो आप 2 ही रो है तो 2. तो वी कैन क्लियरली सी रो A इज इक्वल टू दिस, मतलब इक्वेशंस कंसिस्टेंट है, बट इट इज लेस देन नंबर ऑफ अननोन्स. नंबर ऑफ अननोन्स कितने बेटा? 3 है ना, राइट. तो नंबर ऑफ अननोन्स, तो देयरफॉर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन. इसी तरीके से भी हम निकाल सकते थे. करेक्ट. यस सर. समझ रहे हो ना बेटा क्या क्या कर रहा हूं मैं? मैंने तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन से पहले ही बता दिया था, क्योंकि होमोजेनियस में वो एक खास बात है. डिटर्मिनेंट के थ्रू आप बता सकते हो, या फिर आप ये तरीका भी है. बट सर सॉल्यूशन कैसे निकालूं अब? तो नाउ हाउ टू फाइंड सॉल्यूशन. तो बस यहां से इक्वेशंस बनानी है. पहली इक्वेशन कैसे बनेगी? x प्लस वाई प्लस 2z इक्वल टू 0. दूसरा 0x प्लस वाई प्लस z इक्वल टू 0. ठीक है. यस सर. तो इक्वेशंस विल बी रिड्यूस्ड फॉर्म में, इक्वेशंस विल बी x प्लस 2y प्लस 3z इक्वल टू 0, है ना. पहला यही बनाना बेटा, x प्लस वाई प्लस 2z, सॉरी, है ना. तो जो भी है वहां से वो लेना है. ठीक है बेटा, है ना. बहुत सिंपल सिंपल है, बहुत डिफिकल्ट नहीं है. आई होप आपको आ रहा है. एंड सेकेंड 0x y प्लस z इक्वल टू 0. तो y प्लस z इक्वल टू 0. 3 अननोन्स, 2 इक्वेशंस, तभी तो हम इनफिनिटी मेनी सॉल्यूशन कहते हैं. तो लेट z इक्वल टू t. जैसे z t डाला यहाँ पे, तो y क्या होगा? तो y प्लस t इक्वल टू 0, मतलब y इज माइनस t. ओके. तो हमें ऐसा ज्यूम करना होता है, लेट z इक्वल टू t. एक को हम पकड़ लेते हैं t. ठीक है. और फिर x कैसे आएगा? तो देयरफॉर x प्लस माइनस t प्लस 2t इक्वल टू 0, है ना. y की जगह माइनस t, z की जगह t. यस. तो x प्लस t इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू माइनस t. ओके. सो देयरफॉर द आंसर इज x इक्वल टू माइनस t, y इक्वल टू माइनस t एंड z इक्वल टू t. राइट. तो ये मेरे आंसर हो जाएंगे. सर t कैन बी एनी नंबर. अगर t 1 हुआ, t कैन बी एनी रियल नंबर.
है ना, t कैन बी एनी रियल नंबर। अगर t 1 हुआ तो क्या होगा, x माइनस वन, वाई माइनस वन, z 1, ये एक वन ऑफ द सॉल्यूशन है। इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशन का मतलब ये होता है ना कि मैं t को बहुत सारे नंबर्स रख सकता हूं। तो अगर मैंने t को 1 रखा तो जो सॉल्यूशन कम्स आउट माइनस वन 0। अगर t को 2 रखा तो -2 सॉरी 0 नहीं होगा ना, 1 होगा, राइट। या तो t को 1 तो यस सर, तो ये हो गया। ऐसे बहुत सारे ना, ऐसे एंड सो ऑन। तो ऐसे इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशंस मिल रहे हैं। तो आपको ये लिखकर बोलना है कि दिस इज माय आंसर, है ना, ये लिखने की जरूरत नहीं, मैं समझा रहा हूं आपको। तो आपको क्या समझ में आया कि सॉल्व कैसे करते हैं इक्वेशंस। ना बच्चों, ये 2022 का क्वेश्चन है। ऐसा ही क्वेश्चन आपको 5 मार्क के लिए 100% मिलने वाला है। बस नंबर्स चेंज होंगे, नंबर्स ही चेंज होंगे बेटा, इसके अलावा और ज्यादा कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। आप मुझे बताओगे एग्जाम होने के बाद, सर आपने जो वन शॉट लिया था ना उसी में के क्वेश्चंस थे, आप ये बताने वाले हो। आप बाद में आके इस पे कमेंट करना, मैं कमेंट देखता हूं, मुझे अच्छा लगेगा आपके कमेंट्स, ठीक है। ओके सर, ठीक है। तो देखा, सबको समझ में आया। होमोजेनियस इक्वेशन थी इसलिए ये स्टेप एक्स्ट्रा, अदरवाइज हमेशा यही से शुरू होता है जो यहाँ पे भी किया। Ax इक्वल टू बी, रैंक्स निकाली ए की और ए कॉमा बी की और कंपेयर किया। और सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, तो रिड्यूस्ड इक्वेशन से। इजी है ना बेटा सॉल्व करना, हाँ या ना, इजी है कि नहीं। अबे यार इजी है तो भाई लाइक बनता है कि नहीं। इतने आसान तरीके से आप सॉल्व कर पा रहे हो, खुश हो रहे हो कि नहीं हो रहे। खुश हो रहे हो तो लाइक, मिस कर दिया हो तो कर दो ना यार, कमेंट कर दो। सर सच में बहुत हलवा लग रहा है। हलवा, ये क्वेश्चन तो बड़े बड़े डिफिकल्ट लगते थे हमारे कॉलेज में, आपने बहुत हलवा तरीके से बताया। लिखो यार, लिखो, बताओ, मजा आता है आपके कमेंट्स देखकर, एनर्जी बढ़ती है। पता है आपके जितने कमेंट्स होते हैं ना, जैसे बहुत सारे कमेंट्स थे लास्ट सेशन में कि लाइव रिवीजन लो, लाइव रिवीजन लो, मन अंदर से बहुत है लाइव रिवीजन लेने का। एक हाथ देखेंगे, रखने का कोशिश करेंगे, बट वो ये टाइम बहुत कंस्ट्रेंट है। आपके पास भी टाइम कम है, मेरे पास भी टाइम कम है। और बहुत लंबी लंबी मेरी शाम की IIT मेरी क्लासेस होती है 3-3 घंटे की, है ना। 6 to 9 मेरी क्लास होती है, 5:30 to 8:30 क्लास होती है। तो मुश्किल हो रहा है ना मुझे शेड्यूल कर पाना लाइव, बट कोई बात नहीं, आई एम श्योर आप इस वन शॉट से बहुत अच्छे से कर लोगे, ठीक है। यस सर, आपने इनसेम में लाइव लिया था यार। इनसेम के वक्त ना टाइम थोड़ा था फ्री, क्योंकि बीच में रहता है, राइट। ये एंड सेम के वक्त यहाँ बहुत सारी एग्जाम्स की प्रिपरेशन चल रही है ना अभी, आपके जूनियर्स की, आपके छोटे भाइयों की, ठीक है। एक और क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन ना इतना मस्त क्वेश्चन है, देखो आप ही समझो। मुंबई यूनिवर्सिटी में कहाँ का आया है, 18, 19, 22, 3 जगह आया है। सेम क्वेश्चन पुणे में भी 22 में आया है। ये जो क्वेश्चन है बहुत ही बढ़िया है। इस तरह के क्वेश्चन आपको मिलना ही वाला है। यहाँ पे लैम्बडा म्यू निकाल रहे हो, अगली बार ए भी निकालोगे। तो क्या कहते हैं, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ लैम्बडा म्यू द इक्वेशंस हैव यूनिक सॉल्यूशन, इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, एंड फाइंड द सॉल्यूशन फॉर ईच वैल्यू ऑफ लैम्बडा म्यू। ओके, ऐसा पूरा क्वेश्चन दिया हुआ है। ओके बेटा, ठीक है, चलो सॉल्व करें। यस, इस बार जो इक्वेशन है वो होमोजेनस नहीं है। कैसे समझा, 6, 10 तो होमोजेनस नहीं है, तो हमें वो डिटरमिनेंट वाला अप्रोच करना ही नहीं है, सीधा स्टार्ट करना है। सीधा कैसे, यूजिंग ax इक्वल टू b, है ना। यस सर, a मतलब कोएफिशिएंट वाला मैट्रिक्स 1 1 1, ये कोएफिशिएंट क्या है 1 2 3 एंड 1 2 लैम्बडा। ओके, ये x y z इक्वल टू b, b का मतलब क्या हुआ, जो कांस्टेंट टर्म्स है, इक्वल टू के बाद वाले टर्म्स 6 10 एंड म्यू, ये हमने लिख दिया ax इक्वल टू b के फॉर्म में। अब क्या करना है सर, इसको रो इक्विवेलेंट फॉर्म में लाना है। तो रो इक्विवेलेंट फॉर्म में पहला स्टेप समझ गया होगा आपको, जैसे वैसे लिखते हैं, है ना। तो R2 को हम चेंज करेंगे ना, तो R2 माइनस R1 चलेगा, R3 माइनस R1 ये भी चलेगा, ठीक है। ये दो चीजें कर लेते हैं, ठीक है। तो R2 माइनस R1 एंड R3 माइनस R1, इन दोनों को हम जीरो कर लेंगे ना सर, बहुत आराम से। यस यस यस, ठीक है, चलो कर ले, यहाँ पे रख लेते हैं। तो रो 1 तो वैसे ही है ना बेटा, जो भी हो रहा है दोनों तरफ होगा, तो रो 1 वैसे ही, तो 1 1 1, ओके, ये वैसे ही रहेगा। और फिर यहाँ पे x y z इक्वल टू, यहाँ पे भी रो 1 में जो है वो वैसे ही रहेगा, ठीक है। तो रो 1 में सब एलिमेंट सेम है। R2 माइनस R1, तो ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, 0 1 2, और यहाँ पे 10 माइनस 6 इज 4, ठीक है ना बेटा, बहुत बढ़िया। R3 माइनस R1 ये 0 हो गया, ये 1 और ये लैम्बडा माइनस 1, ठीक है, 0 1 और ये लैम्बडा माइनस 1, ठीक है। और यहाँ पे भी क्या होगा, म्यू माइनस 6। बच्चों आराम से अच्छे से देख लो, जब मैं इसको सब्ट्रैक्ट करूं तो 0, ये 1 और ये 2, 0 1 और लैम्बडा माइनस 1, ठीक है। ओके सर, ठीक है, बहुत बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया ना, पक्का, बहुत अच्छे। अच्छा, अब ये हो गया, अब मुझे इसको भी जीरो लाना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, R3 माइनस R2। कुछ लोग कहेंगे सर मैं कुछ और तरीके से करूं तो चलेगा क्या, चलेगा, लेकिन फाइनल आंसर्स मेरे और आपके डिस्कशंस के सेम होने चाहिए, ठीक है। R3 माइनस R2 कर दिया अगर, तो पहला रो वैसे ही हो गया बेटा, सेकेंड रो भी वैसे ही हो गया, और थर्ड रो 0, दिस माइनस दिस 0, और ये माइनस ये, तो लैम्बडा माइनस 3, ओके। x y z इज इक्वल टू
6 और 4 वैसे, दिस माइनस दिस मतलब म्यू माइनस 10 हो जाएगा। ठीक है सर, यस, ये हो गया हमारा। तो ये ए मैट्रिक्स है और मैं यहाँ पे ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बना देता हूं, ए कॉमा बी जो मैट्रिक्स है ना वो बना देता हूं, 1 1 1 0 1 2 0 0 लैम्बडा माइनस 3, ओके, 6 4 म्यू माइनस 10, ये हमारा ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है। ठीक है, तो हमें कौन कौन सा मैट्रिक्स इंपॉर्टेंट है, ए और ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, ए कॉमा बी। अब नाउ एक एक चीज देखते हैं, हमें देखो यही बोला है ना क्वेश्चन में कि कौन सी लैम्बडा के वैल्यू यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मिनी सॉल्यूशन एंड सो ऑन। पहला केस, यूनिक सॉल्यूशन कब होगा? तो बेटा यूनिक सॉल्यूशन के लिए क्या कंडीशन है कि रैंक दोनों की बराबर होनी चाहिए और इक्वल टू नंबर ऑफ अननोन्स भी होना चाहिए। ठीक है ना, यस सर। अच्छा, हाउ मेनी अननोन्स आर देयर, एक्स वाई जेड मतलब 3, मतलब कि रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ ए कॉमा बी क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए। ओके, रैंक ऑफ ए कॉमा बी दोनों ही क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए। आप बताओ, अगर मैंने लैम्बडा को 3 रख दिया, लैम्बडा को 3 रख दिया तो ये 0 0 0 हो जाएगा। अगर ये 0 0 0 हो गया तो मतलब रैंक 2 हो जाएगी ना। तो मेरी कंस्ट्रेंट क्या है, सो देयरफॉर लैम्बडा माइनस 3 शुड नॉट बी 0, लैम्बडा शुड नॉट बी 3। अगर मैंने लैम्बडा को 3 नहीं रखा ना बेटा, सारा काम अच्छा हो जाएगा। समझ रहे हो आप, लैम्बडा अगर 3 नहीं रखा, यस है ना, तो लैम्बडा को 3 रखने पे क्योंकि क्या हो गया, देख रहे हो ना यहाँ पे, ये पूरा 0 मतलब रैंक 2 हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे म्यू को 10 रखा, ठीक है, लेकिन मुझे इसका अलग से रैंक नहीं देखना, इसका देखना है। अब जब मैंने लैम्बडा को 3 नहीं रखा तो अपने आप ये नॉन जीरो वाली रो हो गई ना, म्यू का वैल्यू कुछ भी हो फर्क नहीं पड़ेगा। सर म्यू को 10 रखा तो कोई दिक्कत नहीं, म्यू को 10 रखने पे, बस लैम्बडा को 3 मत रखो क्योंकि ये बराबर से। सो कहना है म्यू कैन बी एनी रियल नंबर, है ना, म्यू के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। फिर बताता हूं, सर नहीं म्यू 10 नहीं रख सकते, अरे म्यू 10 रख सकते, कोई दिक्कत नहीं है ना, म्यू 10 रख के देख लो, कोई प्रॉब्लम है ही नहीं सर। ओके, क्योंकि ये यहाँ पे लैम्बडा 3 नहीं ना, मतलब ये नॉन जीरो हो ही गया अपने आप। ओके सर, तो ये होगी बात। ओके, तो ये पहला केस है कि लैम्बडा की वैल्यू 3 नहीं होनी चाहिए, है ना, फॉर व्हाट वैल्यू लैम्बडा म्यू। अच्छा, इसने आगे ये भी पूछा है फाइंड सॉल्यूशन इन ईच केस, तो यहाँ सॉल्यूशन भी निकाल लेते हैं पहले केस के लिए, अदरवाइज ये नहीं पूछा होता तो हमारा आंसर यहाँ पे खत्म हो जाता। ठीक है सर, फाइंड सॉल्यूशन फॉर ईच केस, तो हम यहाँ पे अज्यूम करते हैं लेट लैम्बडा एज 4 एंड म्यू को हम 10 ही ले लेते हैं। चलो, अगर मैंने लैम्बडा को 4 रखा और म्यू को 10 रखा तो हमारी इक्वेशंस क्या हो जाएगी, सो इक्वेशंस विल बी, या फिर जो भी है यहाँ पे वो क्या हो जाएगा, तो 1 1 1 0 1 2 0 0 1 हो जाएगा, करेक्ट। ओके सर, क्योंकि 4 रखा ना आपने, यस, एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 6 4 और ये 0, मैंने म्यू को 10 रखा है। ओके बेटा, सही है, यस। अब हम यहां से सॉल्व कर सकते हैं टू गेट द आंसर। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, क्यों, क्योंकि ये पार्ट पूछ लिया, अगर ये नहीं पूछा, पुणे में नहीं पूछा था ये, तो जो मैं अभी कर रहा हूं ना, ये करने की जरूरत नहीं पड़ती, बस इतना ही करना होता, ऐसे ही मैं इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस के लिए भी कर लेता। ठीक है, बट एक क्वेश्चन में काफी कुछ चीजें सीख लो। ओके बेटा, यहाँ पे समझ में आ गई। चलिए अब यहाँ से इक्वेशंस निकालेंगे, तो देयरफॉर इक्वेशंस विल बी, रिड्यूस्ड इक्वेशंस क्या हो जाएंगे अब, जहां से मुझे आंसर मिलेंगे, तो x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 6, पहला हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 6। सेकेंड क्या होगा बेटा, 0, फिर x प्लस 2y इक्वल टू 4, है ना, तो x प्लस सॉरी y प्लस, है ना, या तो 0 हो गया पहला, तो y प्लस 2z इक्वल टू 4, एंड थर्ड देखिए 0 0 और z इक्वल टू 0, तो थर्ड मुझे मिलता है z इक्वल टू 0, तो देयरफॉर z इक्वल टू 0 यहां रखा तो y विल बी इक्वल टू 4, यहां रखा तो x विल बी इक्वल टू 2, राइट। तो द आंसर इज 240, है ना, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये पहला केस कि अगर यूनिक सॉल्यूशन है तो वो यूनिक सॉल्यूशन क्या होगा, 240 होगा, विच विल सेटिस्फाई। ओके सर, ओके, हाँ सर, मैंने यहाँ पे लैम्बडा 4 और म्यू 10 रख रहा हूँ, कुछ और रखते तो कुछ और आता, ठीक है ना, चल जाता है, वन ऑफ द सॉल्यूशन वन ऑफ द केस में बताना है यहाँ पे। ओके बेटा, चलिए केस 2 फॉर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस के लिए क्या होगा, तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन का कॉन्सेप्ट क्या है, ये आपको लिखना पड़ेगा कि रैंक शुड बी इक्वल बट शुड बी लेस देन नंबर ऑफ अननोन्स। ठीक है, यस सर, रैंक तो नंबर ऑफ अननोन से मतलब कि रैंक ए का और रैंक ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का क्या होना चाहिए, लेस देन 3 होना चाहिए, लेस देन 3 होना चाहिए मतलब 2 होना चाहिए। ठीक है, अब रैंक ए का 2 कब होगा, जब ये 0 हो जाएगा। ठीक है, अब ये 0 हो गया, ठीक है, लेकिन ये भी 0 होना पड़ेगा ना, ताकि ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का भी रैंक क्या हो, 2 हो और बराबर हो। ठीक है, यस सर, तो देयरफॉर आई कैन क्लियरली सी लैम्बडा माइनस 3 को भी 0 और म्यू माइनस 10 को भी 0 होना पड़ेगा, तो लैम्बडा 3 म्यू 10। फिर समझो, है ना, बहुत सारे बच्चे हो सकते हैं सर नहीं समझ आया हमको, मैं फिर बार बार कहूंगा, आपको समझना पड़ेगा
आपको इसका रैंक 2 करना है तो ये 0, इसका रैंक भी 2 करना है तो ये दोनों 0 हो जाएंगे, सारा 0। यस ओके, दोनों का रैंक ऐसा आ जाएगा। दिस आर दी वैल्यूज। ओके, अब इस केस में भी हमें सॉल्यूशन निकालना है इनफिनिटी मेनी केस के लिए, तो देयरफॉर अगर ये वैल्यू रखता तो इक्वेशंस क्या हो जाएंगे, हमारा जो ax इक्वल टू b है वो क्या हो जाएगा ये रखने पे। चलिए देख लेते हैं। ओके बेटा, तो अगर मैंने लैम्डा को 3 रखा तो क्या होगा 1 1 1 0 1 2 0 0 0। ओके, तो क्या आ रहा है सर 1 1 1 0 1 2 1 1 1 0 1 2 और ये 0 0 0। वैसे यहां पे भी क्या आ रहा है सर, देखिए 6 4 और 10 रखने पे 0 आ गया ना सर। यस, तो 6 4 0 ऐसा आ रहा है। इससे मैं इक्वेशन बना लेता हूं। तो इक्वेशन बनाया मैंने, तो देयरफॉर इक्वेशन बिकम्स x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 इक्वल टू 6 सॉरी। ओके, ये आएगा। एंड नेक्स्ट इज y प्लस, देखो अगला क्या है y प्लस 2z इक्वल टू 4। दो इक्वेशन से तीनों से हम क्या करते हैं, लेट z इक्वल टू t, तो y विल बी 4 माइनस 2t, राइट। ऐसे हो जाएगा ना, z को रखेंगे तो x क्या आएगा, x प्लस y मतलब 4 माइनस 2t, z मतलब t इक्वल टू 6, तो x प्लस 4 माइनस t इक्वल टू 6, तो x इक्वल टू 2 प्लस t। ठीक है, तो ऐसा हमारा इनफिनिटी मेनी सॉल्यूशंस का आ जाएगा। ठीक है बेटा, x इज इक्वल टू 2 प्लस t, राइट। सो देयरफॉर x विल बी इक्वल टू 2 प्लस t, y विल बी इक्वल टू 4 माइनस 2t एंड z इक्वल टू t, राइट। तो अलग अलग वैल्यूज पे हमें ये, तो दिस इज फॉर इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशंस। तो अलग अलग t की वैल्यू के लिए t कैन बी एनी रियल नंबर, तो अलग अलग t की वैल्यू के लिए वी कैन गेट डिफरेंट आंसर्स। t को 1 रखा तो z y x कुछ मिलेगा। इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशंस यही तो होते हैं। ठीक है, तो ये सॉल्व करना जरूरी है क्या सर? देखो 5 मार्क के लिए जब पूछा होता है तब नहीं जरूरी है। अगर मैं फिर बता दूं 5 मार्क के लिए पूछा हो कि यार कौन सी लैम्डा और म्यू की वैल्यू जिसके लिए ये केस होगा, और थर्ड केस भी हो सकता है कि नो सॉल्यूशन। ओके, तो आपको सिर्फ और सिर्फ लैम्डा और म्यू की वैल्यू निकालनी है, जैसे मैंने यहां तक निकाली थी। यूनिक सॉल्यूशन इतना, ये सॉल्व नहीं करना है। बट मुंबई वाले बच्चों को 8 मार्क के लिए पूछ लिया था कि भाई उसको सॉल्व भी करो, बस ये किया। वैसे ही फिर ये वाला केस किया यहां तक, बस है ना। ये आगे का सॉल्व आपको तभी करना है जब आपको बोला जाए। और थर्ड केस, अगर थर्ड केस यहां पूछा नहीं लेकिन पूछा जाता तो नो सॉल्यूशन वाला केस क्या होता, क्या कॉन्सेप्ट था बेटा, रैंक ऑफ ए लेस देन रैंक ऑफ, यस, तो रैंक ऑफ ए 2 होना चाहिए। तो रैंक ऑफ ए 2 कब होगा, जब लैम्डा इक्वल टू 3 एंड म्यू शुड नॉट बी इक्वल टू 10। ओके सर, देखो ना, अगर मैंने लैम्डा को 3 रख दिया तो इसका रैंक हो गया 2, लेकिन म्यू को 10 नहीं रखा तो इसका रैंक हो गया 3। ओके, ऐसा मुझको तो थोड़ा समझना पड़ेगा सेंसिबली। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 100 क्या 200% लिख लो, आपकी जो 2 क्वेश्चन मैंने अभी करवाए ना आने ही वाले हैं, सिर्फ वैल्यूज चेंज हो सकती है। अब मैक्सिमम क्या हो सकता है कि यार 2 की जगह 3, 3 की जगह 4, लेकिन यही आप कोई भी पेपर उठा लो ना, कोई भी पेपर उठा लो, एनालाइज करो, क्वेश्चन आते ही आता है ये बार। ठीक है, तो इसीलिए टाइम दो, समझो मैंने क्या किया। डिफिकल्ट लगा 2 बार देखो, 3 बार देखो, बट कवर कर लो। ओके ठीक है, चलो तो बहुत बहुत बढ़िया। ये हुआ हमारा सेकेंड कॉन्सेप्ट खत्म। 4 क्वेश्चन में हमने 10 मार्क पक्के कर लिए। ऑर्थोगोनल का एक क्वेश्चन होता ही है, 5 मार्क डन। ये क्वेश्चन सॉल्व करना, इक्वेशंस वो जो भी है कंसिस्टेंसी वगैरह, वहां पे भी 5 मार्क डन, खत्म। अब बची है नेक्स्ट थर्ड कॉन्सेप्ट जो बार बार पूछते हैं, लीनियर डिपेंडेंस। क्या होता है, कॉन्सेप्ट क्या है? यार देखो कुछ वेक्टर्स दिए होंगे x1 x2 x3, कुछ वेक्टर्स दिए होंगे और k1 k2 k3 कोई स्केलर्स दिए हुए हैं। These are some scalars given and these are some vectors given. तो अगर मैं आपस में रिलेशन दिखा पाया इनके कि k1 x1 प्लस k2 x2 प्लस k3 x3 है ना, डॉट 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 इज इक्वल टू 0 एंड सच दैट ऑल कॉन्स्टेंट्स आर नॉट 0, k1 k2 k3, ये कोई तो इसमें से होगा जो नॉन जीरो होगा, एटलीस्ट वन ऑफ देम इज नॉन जीरो। ओके, एटलीस्ट वन ऑफ देम इज नॉन जीरो, देन वी से इट इज लिनियरली डिपेंडेंट। द वेक्टर्स आर लिनियरली डिपेंडेंट। आपने पढ़ा हुआ है वेक्टर्स में लीनियर कॉम्बिनेशन। अगर लीनियर कॉम्बिनेशन हो रहा है आपस में तो वो डिपेंडेंट हुए एक दूसरे पे। और अगर सारे के सारे कांस्टेंट जीरो आते, यार एडिशन इसलिए जीरो हो रहा है कि k1 k2 k3 k4 सारे ही जीरो है, तो हम कहते हैं लीनियरली इंडिपेंडेंट। राइट, कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल सा यही है। देखो मैंने यहाँ लिखा हुआ भी है, लीनियर डिपेंडेंट कब होगा कि अगर कोई एक्सप्रेशन है ना, दैट इज इक्वल टू जीरो प्रोवाइडेड ऑल kr आर नॉट जीरो। और बट इफ ऑल kr मतलब k1 k2 k3 k4 ये सब जीरो हो गए, if all kr is equal to 0 then it is linearly independent system, right? तो क्या हो जाएगा, लीनियर इंडिपेंडेंट हो जाएगा या लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाएगा। समझे? सारे के सारे कांस्टेंट जीरो आ रहे हैं क्या, वो हमें पता करना पड़ेगा, है ना। यस, अगेन सॉल्व करेंगे, इक्वेशंस बनेगी और कैसे करते हैं क्वेश्चंस देखें।
हाँ, लेट अस चेक 2 क्वेश्चंस ऑन दिस। हाँ बच्चों, मजा आ रहा है कि नहीं? बस ठीक है, फटाफट 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 उड़ा रहे हैं हम लोग। अगले 5 क्वेश्चन मार्क्स है, मतलब बस अगले 2 क्वेश्चन के बाद तो मैं कह सकता हूँ पुणे वाले बच्चों की पढ़ाई हो चुकी है। 6 क्वेश्चंस में डन डन। ठीक है, ओके चलिए। तो एग्जामिन फॉलोइंग वेक्टर्स फॉर लीनियर डिपेंडेंस एंड इंडिपेंडेंस एंड फाइंड द रिलेशन बिटवीन देम। देखो ये वेक्टर 1 है तो इसको x1 लिख देते हैं, ये x1 हुआ, ये x2 हुआ, ये x3 हुआ। सो लेट k1 k2 3 वेक्टर्स है ना, k3 बी द स्केलर्स सच दैट ना k1 x1 प्लस k2 x2 प्लस k3 x3 इज 0। k1 x1 मतलब पहला वेक्टर, पहले वेक्टर को आप ऐसे लिखेंगे 1 -1 1, ठीक है, प्लस k2 इंटू सेकेंड वेक्टर को आप लिखेंगे 2 1 1 प्लस k3 इंटू 3 0 2 इक्वल टू 0। आपको वैसे तो लिखना चाहिए था i माइनस j प्लस k, 2i प्लस j प्लस k, वेक्टर है ना ये 3i है ना, ऐसे प्लस 0j प्लस 2k, पर चल जाता है ऐसे लिखोगे तो। अब यहां से therefore the equations will be, क्योंकि बेटा देखो ये i वाले टर्म्स इकट्ठा करोगे आप, है ना, k वाले j वाले और k वाले, आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? ये वैसे i j के फॉर्म में लिखना चाहिए था, और फिर कंपेयर कर रहे हो ना आपकी i वाला कंपोनेंट भी 0, k वाला भी 0, j वाला भी 0, ऐसे, ठीक है, जैसे हम इक्वेशन सॉल्व कर रहे होते हैं। तो यहां से इक्वेशंस बनेगी 3। कौन सी इक्वेशंस बनेगी सर? पहली इक्वेशन आप देखो ना, पहला i वाला ये हुआ ना, ये हुआ और ये हुआ, ये सिर्फ i के कंपोनेंट है, तो इक्वेशन क्या बनेगी? k1 प्लस 2k2 प्लस 3k3 इक्वल टू 0। ये i कंपोनेंट्स हैं जिनको मैं इक्वल टू 0 कर रहा हूं। वैसे फिर j वाले के साथ देखोगे तो माइनस k1 प्लस k2 प्लस 0k3 इक्वल टू 0, और थर्ड इक्वेशन जाएगा k1, ठीक है ना बेटा? यस, थर्ड इक्वेशन k1 प्लस k2 प्लस 2k3 इक्वल टू 0। ये 3 इक्वेशन बनेगी जिनको सॉल्व करके मुझे k1 k2 k3 की वैल्यूज निकालनी है। मतलब वही हुआ ना, 3 इक्वेशंस जैसे हमने इसके पहले सॉल्व किया, इक्वेशन सॉल्विंग वही करनी पड़ेगी। बट ये कैसे बनी समझ में आ रहा है क्या बेटा? ये वेक्टर्स है ना, तो i, ये भी i, ये भी i, तो i वाले एक साथ, फिर ये j और ये j है ना, यस, और फिर k तो उसके साथ है, ऐसे समझे? बट वो लिखना नहीं है आपको, सब है ना इस तरह ही लिखना जैसे मैं बता रहा हूं, सिंपल। तो नाउ शुड वी सॉल्व दिस इक्वेशंस? यस, हाउ? यूजिंग ax इक्वल टू b। इक्वेशन सॉल्विंग मतलब ax इक्वल टू b। a मतलब कोएफिशिएंट मैट्रिक्स, x मतलब कांस्टेंट जो पता करना है यहाँ पे k1 k2 k3, और b का मतलब यहाँ पे सब जगह 0 0 0 ही है ना सर? यस, होमोजेनियस इक्वेशन से ही है, ठीक है, आपको सब जगह 0 0 0 दिख रहा है। अब ये क्या आएगा? 1 2 3, राइट, पहला आ गया 1 2 3, नेक्स्ट -1 1 0 -1 1 0, एंड थर्ड आ गया 1 1 2, तो 1 1 2। अंडरस्टूड? पक्का? बहुत बहुत बढ़िया है ना, तो बहुत आराम से समझिए। चल अब मैं इसको कैसे सॉल्व करूंगा? रो इक्लोन फॉर्म में लेके जाके, है ना सर? यस, रो इक्लोन फॉर्म में लेके जाना पड़ेगा। ओके, हाउ डू आई डू दैट सर? देखो सॉल्व करके देखते हैं, समझते हैं। ओके चलिए, अगर मैं करता हूं इन दोनों को, क्या करूंगा? R2 प्लस R1 कर दिया, R3 माइनस R1 कर दिया। तो इससे क्या हो रहा है सर? समझ में आ गया। R1 वैसे ही, R2 प्लस तो ये 0, ये हो गया 3 और ये भी हो गया 3। अब इसमें से ये माइनस किया तो कितना हो गया? 0, और ये -1 और ये भी -1, ठीक है? यस सर, और ये है k1 k2 k3। इधर तो कुछ नहीं होना है सर, इधर तो वही रहेगा 0 0 0। यस, अब व्हाट नेक्स्ट सर? व्हाट नेक्स्ट, क्या कर लूं मैं आगे? तो यार आप बहुत कुछ कर सकते हो ना, लेकिन क्या करें, कैसे करें बताइए ना। चलिए क्या करते हैं, यहाँ पे डिवाइड बाय 3 कर दे। यस सर, तो R2 को मैं R2 डिवाइड बाय 3 कर लेता हूँ, है ना, सिंपल कर लेते हैं कुछ। यस सर, तो डिवाइड बाय 3 कर लिया तो क्या होगा देखिए, तो ये हो गया हमारा अपने हिसाब से। सर मैंने कुछ और किया, ठीक है चलेगा। तो ये हो गया 0 1 1 0 -1 -1, ओके, ये वैसे रहेगा k1 k2 k3, ओके, इज इक्वल टू ये 0 0 0, है ना, ऐसा ही होने वाला है पूरा। ओके सर, अब देखो, तो अब मैं R3 को R2 से ऐड कर सकता हूं। यस, तो 1 2 3 0 1 1, और ये क्या? 0 0 0। यस, यहाँ पे है k1 k2 k3, और अगेन दिस इज 0 0 0, ठीक है? तो ये A मैट्रिक्स है। आप ऑगमेंटेड मैट्रिक्स देखना चाहोगे? यहाँ पे ऑगमेंटेड मैट्रिक्स क्या होगा आपका? तो 1 2 3 0 1 1, और ये भी ऐड कर दोगे तो 0 0 0। तो कैन यू सी कि रैंक ऑफ A कितना है? रैंक ऑफ A
2 है ना। रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स भी क्या है, 2 है, तो रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स भी 2 है। तो दोनों के रैंक्स इक्वल है, मतलब कंसिस्टेंट, और क्या होगा, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, राइट। तो आई हैव टू ट्राई एंड गेट दी सॉल्यूशंस नाउ, यस सर। So therefore the equations are reduced equations क्या होंगे, देखिए जो सॉल्व करते हैं हमेशा वही, k1 plus 2k2 plus 3k3 equal to 0, k1 plus 2k2 plus 3k3 equal to 0, है ना, पहली बात हो गई। सेकेंड देखोगे तो 0, k1 k2 plus k3 आएगा, राइट। तो k2 plus k3 is equal to 0। तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन है बेटा, तो क्या करते हैं हम, k3 को t, k2 क्या आएगा माइनस t, सॉल्व करते हैं यहाँ पे, तो k1 प्लस 2 इंटू माइनस टी प्लस 3 इंटू टी, ठीक है ना बेटा, यस। तो k1 माइनस 2t प्लस 3t इक्वल टू 0, तो आपको k1 क्या है यहां से माइनस टी आ गया, समझे, यस। सो व्हाट एम आई गेटिंग इज k1 इज इक्वल टू माइनस टी, k2 इज इक्वल टू माइनस टी एंड k3 इज इक्वल टू टी। तो क्या ये तीनों आंसर 0 0 0 है हमेशा, नहीं, दे हैव लॉट ऑफ आंसर्स, 1 1 मतलब -1 -1 भी हो सकता है, -2 -2 भी हो सकता है, दे हैव इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशंस, राइट। तो मतलब क्या हुआ कि हमेशा सारे कांस्टेंट 0 आ रहे हैं ऐसा नहीं है। तो सिस्टम कैसी हुई, सो देयरफॉर द सिस्टम इज लीनियरली डिपेंडेंट, सिंस ऑल आर नॉट 0 ऑलवेज। सर 0 आ रहा है ना टी रखने पे, लेकिन हमेशा नहीं है ना बेटा, हम 1 भी रख सकते हैं 2 भी रख सकते हैं, राइट। तो सिस्टम इज लीनियरली डिपेंडेंट, ओके, ऐसा बताना होता है आपको। एंड नाउ फाइंड द रिलेशन। तो देयरफॉर अपने पास क्या था, k1 x1 प्लस k2 x2 प्लस k3 x3 इक्वल टू 0 था ना। तो k1 की जगह पे आप लिख दो माइनस टी एंड प्लस टी, जो हमारे पास है वैल्यूज, आप माइनस टी कॉमन, तो x1 प्लस x2 माइनस x3 इक्वल टू 0। देयरफॉर माइनस टी चला गया, तो x1 प्लस x2 माइनस x3 इक्वल टू 0। दिस इज द रिक्वायर्ड रिलेशन, है ना, ये रिलेशन है उनके बीच में। आपको बोला गया ना कि अगर वो डिपेंडेंट है तो फाइंड द रिलेशन बिटवीन देम, तो दिस इज द रिलेशन। कैसे आया, यूजिंग द स्टैंडर्ड स्टार्टिंग वाला पॉइंट, कि हमने कहा था ऐसा रिलेशन है, k1 k2 k3 को रख दिया और ऐसे मिला हमको, ओके बेटा। तो ऐसी बात हो जाती है, समझे। अब बहुत सारे बच्चे, सर मुझे लीनियर डिपेंडेंस का कॉन्सेप्ट नहीं पता, आप समझा आपको कॉन्सेप्ट पक्का, नाउ यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट, कैसे कैसे हमने करा है और क्या क्या हमने करा है, वेरी श्योर कि बहुत सिंपल लगेगा। बट वही है कि इक्वेशंस कैसे निकलती है, फिर उसके बाद सॉल्व करना तो इजी है, बट ये इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा डिफरेंट स्टेप है ना। 2022 का 5 मार्क का सवाल है, हमको भी 5 मार्क के लिए आने वाला है इस साल, बस वो नंबर्स चेंज होंगे, है ना, यहाँ पे जो टर्म्स है वो चेंज हो जाएगी, बाकी मेथड तो यही होगी ना, होगी कि नहीं। ओके, मेथड देखा ना आपने क्या क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, यस। एक और सवाल करके देखें, चलिए एक और करते हैं। ये क्वेश्चन इसलिए मैं एक और ले रहा हूँ, वैसे मेथड तो सेम ही, बट 4 दिए हैं सर, हम डर जाते हैं। इसके पहले क्वेश्चन में 3 दिए थे यहाँ पे IJ के, बट ये क्या हो गया सर 4D का क्वेश्चन, ठीक है ना, इट्स ओके। तो अगेन आई विल स्टार्ट विथ k1 x1, क्योंकि 3 वेक्टर्स है, देखो वेक्टर्स कितने, ये x1 वेक्टर, या x2 वेक्टर और या x3 वेक्टर, वेक्टर तो 3 ही है ना। तो लेट इनके करस्पॉन्डिंग कॉन्स्टेंट्स k1 k2 एंड k3 बी दी स्केलर्स दैट आई नीड। तो ये क्या होगा, यूजिंग k1 x1 प्लस k2 x2 प्लस k3 x3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। k1 इंटू ये क्या है 1 1 1 3 प्लस k2 1 2 3 4 प्लस k3 2 3 4 7 इज इक्वल टू 0। यहां से आपको इक्वेशन निकालनी होगी, तो i वाले कंपोनेंट्स है ना, तो देयरफॉर इक्वेशंस विल बी, तो पहले से i वाला है ना, सिर्फ पहला पहले के साथ, तो क्या होगा k1 प्लस k2 प्लस 2k3 इक्वल टू 0, ठीक है, ये पहला। सेकंड, सिर्फ सेकंड वाले के साथ होगा, सब लोग सेकंड वाले के साथ, तो k1 प्लस 2k2 प्लस 3k3। थर्ड इक्वेशन थर्ड वाले के साथ, तो k1 प्लस 3k2 प्लस 4k3 एंड लास्टली 3k1 ओके प्लस 4k2 प्लस 7k3। मजा आ गया है ना, दीज आर दी 4 इक्वेशंस, चारों इक्वेशंस में इक्वल टू 0 मतलब होमोजेनियस इक्वेशन है जो सॉल्व करनी होगी। बट आपको इक्वेशन निकालनी समझ में आ रही है क्या, यस, पहला कंपोनेंट है ना। देखो दूसरा एग्जांपल इसलिए कर रहे हैं ना कि थोड़ा और स्ट्रांग हो जाए हमारा अप्रोच, है ना। पहले i वाले कंपोनेंट, फिर j, फिर k, और फिर अज्यूम करो 4 जो भी होगा m वाला होगा, 4D वाला क्वेश्चन हो गया, ठीक है ना। ओके, तो बस ये लीनियर डिपेंडेंस में यही 2 चीजें हो सकती है, या तो वो टपल में 3 टर्म्स हो, जैसे इसमें 4 है तो 4 हो, है ना। दीज आर दी दो पैटर्न्स यही है।
मैं हर एक की वैरायटी आपको पूरी पूरी करवा रहा हूँ ना, हर एक की वैरायटी। ऑर्थोगोनल में 2 टाइप के क्वेश्चंस कौन से हो सकते थे? क्वेश्चन सॉल्विंग लीनियर इक्वेशंस के 2 टाइप के कौन से हो सकते थे? डायरेक्ट इक्वेशन या लैम्बडा म्यू निकालने वाले, वैसे ये वाले। ठीक है, मतलब बहुत बहुत डिटेल में, बहुत ही सटीक, बहुत ही बढ़िया, ये होती है प्रिपरेशन। ठीक है, ये होता है रिवीजन। ठीक है, ओके सर। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? तो यूजिंग ax इक्वल टू बी। ठीक है, ax इक्वल टू बी आप सॉल्व करेंगे सर। तो यार देखिए, ax इक्वल टू बी, a क्या होगा? तो 1 1 2। ओके, फिर नेक्स्ट 1 2 3, नेक्स्ट 1 3 4, एंड नेक्स्ट 3 4 7। x मतलब कि हमारे कॉन्स्टेंट्स कितने? k1 k2 k3, और ये कितना आएगा? 0 0 0 0, है ना, ऐसा 4 जीरो थे ना, यस, इस तरह कुछ हो जाएगा। अब पहला इक्वेशन, दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे। ठीक है, ओके सर। अब मुझे क्या करना है? बहुत सिंपल है सर, क्या? R2 माइनस R1 रो इक्वलन फॉर्म में, R3 माइनस R1, R4 माइनस 3 टाइम्स R1। ठीक है, चलो करते हैं, है ना। रो 1 वैसे ही रहेगा बेटा, रो 2 माइनस रो 1, तो 0, ये 1, ये भी 1, ये इससे सब्ट्रैक्ट किया, 0 2 और 2, और 3 माइनस 3 टाइम्स ऑफ, तो 0, 4 माइनस 3 टाइम्स मतलब 1, 7 माइनस 3 टाइम्स मतलब 1, ऐसा हो गया ये। ठीक है, इनटू k1 k2 k3। यहां तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, सारे 0 0 0 0 ही है, समझ रहे हो? यस सर, है ना, ओके। अब नेक्स्ट क्या? तो ये तो हो गया, यहां 2 जीरो जाना है, तो इसको क्या 2 टाइम्स करेंगे? यस सर। तो हम कर दें नेक्स्ट, R3 माइनस 2 टाइम्स ऑफ रो 2 एंड R4 माइनस R2। ठीक है, यस। अब रो 2 की हेल्प से हम कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा देखिए जरा। तो फर्स्ट रो वैसे ही, सेकेंड रो भी वैसे ही, थर्ड रो 2 टाइम्स आपने सब्ट्रैक्ट करना है रो 2 को। ठीक है, 2 टाइम्स रो 2 को, तो 0 माइनस दिस, तो ये क्या होगा? यस, 0 0 0। अब नेक्स्ट ये तो सब्ट्रैक्ट, तो ये भी क्या होगा? 0 0 0। ओके सर, और ये k1 k2 k3, और इस तरफ तो 0 0 0 ही होगा सर, कोई टेंशन नहीं है। क्या ये रो इक्विवेलेंट फॉर्म में है? यस। अच्छा, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स भी देखना है, देख लो। तो क्या होगा? 1 1 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0, और ये है 0 0 0 0, है ना, 4 0 होने चाहिए यहाँ पे। ठीक है, यस। तो कैन वी क्लियरली सी कि रैंक ऑफ ए, रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स इक्वल है, और दोनों ही 2 है, मतलब नंबर ऑफ वेरिएबल से कम है, तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस वाला केस है ना, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। ठीक है ना। अगर ये यूनिक सॉल्यूशन होता कि सर वो वाला केस होता जहाँ डिटरमिनेंट 0 आ जाता, समझ रहे हो ना, डिटरमिनेंट नॉन जीरो आ रहा है, ट्रिवियल सॉल्यूशन मतलब सारा 0 0 0, तभी हम कहते हैं लिनियरली क्या होते वो इंडिपेंडेंट हो जाते। अभी तो जब मुझे पता चल रहा है कि इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस है, मतलब k1 k2 k3 के बहुत सारे रिलेशन हो सकते हैं। चलिए निकालते हैं। ओके, यस। तो अब हम सॉल्व करें अगर, तो पहला क्या होगा? k1 प्लस k2 प्लस 2 k3 इक्वल टू 0, k1 प्लस k2 प्लस 2 k3 इक्वल टू 0, एंड सेकेंड k2 प्लस k3। सर पिछले क्वेश्चन के बराबर ही हो गया, यस। यहाँ पे वही बात है, k3 को t, k2 माइनस t हो जाएगा, k1 t और 2t, तो ये भी माइनस t हो जाएगा, राइट? यस, ओके बेटा। तो देयरफॉर, है ना, देयरफॉर हम कह सकते हैं जो सिस्टम इज लीनियरली इंडिपेंडेंट या डिपेंडेंट, लीनियरली डिपेंडेंट, है ना, लीनियरली डिपेंडेंट है। एंड द रिलेशन बिटवीन देम इज, रिलेशन बिटवीन देम इज, है ना बेटा, आप बिटवीन सही से लिखना। ठीक है, रिलेशन बिटवीन देम, ठीक है बेटा, बिटवीन देम इज k1 x1 प्लस k2 x2 प्लस k3 x3 इज इक्वल टू 0। तो यही माइनस टी x1 माइनस टी x2 प्लस टी x3 इक्वल टू 0, माइनस टी कॉमन, x1 प्लस x2 माइनस x3 इक्वल टू 0, और यहां से मुझको मेरा आंसर मिल गया और हम बन गए हीरो, राइट? यस, ओके। तो सर लिनियरली इंडिपेंडेंट कब होगा? जब तीनों के आंसर 0 0 0 सीधे आ जाए, सीधे, है ना, तभी हो सकता है, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, यस सर। तो ऐसा हमने ये निकाल लिया। तो क्या आपको समझ में आया कि 3 वाले हो ब्रैकेट्स या 4 वाले हो, लीनियर डिपेंडेंस बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, 5 मार्क ये पक्के। देखा जाए तो इन 6 क्वेश्चंस में हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, हो गया सर हमारा, यस, पूरे 15 मार्क्स हमारे पुणे यूनिवर्सिटी वाले बच्चों के कंफर्म हो गए हैं, 100% कह सकते हैं। तो कितने क्वेश्चंस कराए मैंने? सिर्फ 6। इसे कहते हैं एकदम एनालिसिस कर एकदम सटीक
रिवीजन। ऐसे नहीं यार कि चलो वन शॉट रिवाइज करते हो और लगे हैं 7 दिन तक एक यूनिट वन शॉट करते हुए, तो उसे क्या वन शॉट कहेंगे ना, ये हो गया ना 1 घंटे के अंदर हमने खत्म कर दिया, है ना। लेकिन नहीं सर, इलेक्ट्रिकल सर्किट देखते हैं ना, देखेंगे, है ना सर। बाकी के जो कॉन्सेप्ट है उस पर कभी कभी आए हुए क्वेश्चंस वो भी देखते हैं ना, देखेंगे ना। अभी हम खत्म कर रहे हैं ऐसा नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं जिसने कुछ नहीं पढ़ा अगर इतना करके जाए तो भी उसको 15 मार्क्स मिल सकते हैं। बस अच्छे से करना है, उसको गलतियां नहीं करनी है, ये ध्यान रखना। 2-2 3-3 बार करके देखना है क्वेश्चंस को, ठीक है। मजा आया अभी तक जो करा मैंने या करवाया मैंने, मजा आया कि नहीं? तो लाइक किया कि नहीं? अगर लाइक कर लिया तो शेयर किया कि नहीं अपने फ्रेंड्स के साथ? भाई इंजीनियरिंग मैथ्स है, अपने दोस्तों को बताओ कि कैसे पढ़ाते हैं हमारे टीचर, है ना। मजा तो आएगा ना जब आपको टीचर के बारे में दूसरों को पता चले, राइट। बताओ यार मैं किससे पढ़ रहा हूँ, कहीं तंग से। देखो कितना कितना सटीक, कितना स्ट्रेट होता है यहाँ पे, है कि नहीं? यस। हमें हमारी कम्युनिटी और बड़ी करनी है कि नहीं? M2 लाना है कि नहीं? अगर आप चाहते हो कि सर आप M2 पढ़ाओ, कमेंट में लिखिएगा कि सर M2। अगर ज्यादा कमेंट आएंगे ना M2 पढ़ाने के लिए तो मैं M2 कोर्स लॉन्च करूंगा जैसे ही आपका एग्जाम खत्म होता है M1 का। बट हाँ, आपका रिस्पॉन्स है क्या ये मुझे पता चलने दो तो। क्या आपको चाहिए M2 गामा बैच, है ना? तो बताइएगा, ठीक है। चलिए अभी आगे बढ़ते। इलेक्ट्रिकल सर्किट्स, यार इलेक्ट्रिकल सर्किट्स ये एप्लीकेशन है, बहुत सिंपल सी बात है। यहाँ पे 2 लॉ लगते हैं, KCL एंड KVL। KCL मतलब किरचॉफ्स करंट लॉ, मतलब वो कहता है कि कोई भी एक नोड पर सम ऑफ ऑल करंट्स इज 0। सम ऑफ करंट्स मतलब करंट्स गोइंग इन इज इक्वल टू करंट गोइंग आउट, और आई कैन से I in इज इक्वल टू I out, ठीक है। और KVL किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ कहता है V in इज इक्वल टू V out, या फिर वोल्टेज गेन इज इक्वल टू वोल्टेज ड्रॉप, है ना। बस 2 कॉन्सेप्ट है जो हमें यूज करने हैं, ओके। और हम क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन के थ्रू समझ जाएंगे, ये ज्यादा करना ही नहीं है यहाँ पे, एक क्वेश्चन से हम काम तमाम कर देंगे इसका, ठीक है। देखिए क्वेश्चन वो कौन सा है, हाँ सर पता है ना, इक्वेशन बनेगी, इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, KCL KVL लगाओ, इक्वेशंस को सॉल्व करो जैसे भी हम कर रहे थे, है ना। वही AX इक्वल टू B रो इक्लोन फॉर्म एंड गेट द आंसर्स, सेम तरीके से करेंगे, है ना। इस टॉपिक में तो यही काम करना है हमेशा, इक्वेशन सॉल्व करना है AX इक्वल टू B के फॉर्म में, ठीक। डिटरमाइन द करंट्स इन द सर्किट, चलिए, है ना। ये हो गया। क्या आपको ये नोट दिख रहा है यहाँ पे? तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बाय KCL किरचॉफ्स करंट लॉ एट दिस नोड 8, है ना। इसको A नाम दे दिया आपने, एट नोड A करंट इन इज इक्वल टू करंट आउट। इन कौन कौन है? I1 और I3, तो I in इज इक्वल टू I out। कैन आई क्लियरली सी कि इन कौन कौन आ रहा है? I1 एंड I3 इन है, टूवर्ड्स जा रहे हैं और ये आउट जा रहा है, इट शुड बी इक्वल टू I2। तो पहला इक्वेशन मुझे मिल गया, क्या? I1 माइनस I2 प्लस I3 इज इक्वल टू 0। दिस इज माय फर्स्ट इक्वेशन, है ना। 3 करंट मुझे ढूंढने हैं, 3 इक्वेशंस मुझे लगेगी, ये एक इक्वेशन मुझे मिल गई बाय KVL। अब KVL जब लगाऊंगा तो 2 तरह, यहां पे लगाना है मुझको और यहां लगाना है मुझको, ठीक है। तो बेटा आप देखो वोल्टेज ड्रॉप कहां कहां होगा? इस रेजिस्टेंस के थ्रू और इस रेजिस्टेंस के थ्रू, और गेन होगा इस बैटरी के थ्रू। तो हमें पता है वोल्टेज ड्रॉप इज इक्वल टू वोल्टेज गेन, जैसे मैं लिख रहा हूं ऐसे ही लिखना है आपको। तो व्हाट इज वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस दिस रेजिस्टेंस? 3 इंटू इसका करंट क्या? I1, 3I1 के प्लस इसमें 2 में I2 जा रहा है तो प्लस 2I2। ये वोल्टेज ड्रॉप है और वोल्टेज गेन कितना है? 7, ठीक है। एंड नीचे के लूप में, है ना, यस नीचे के लूप में, दोनों लूप में लगाना पड़ेगा ना, यस नीचे के लूप में देखो तो वोल्टेज ड्रॉप इस 2 के जगह 2I1 2I2 प्लस ये 4 और यहाँ करंट कौन सा है? I3 है, तो 4I3 और यहाँ पे जो गेन है वो 8 है। बच्चों समझ आ रहा है क्या? जो भी रेजिस्टेंस है, अब सर ऐसा नहीं ऐसा फ्लो हो रहा है, इट्स ऑल ओके, है ना सर, इस तरह नहीं इस तरह फ्लो करते, ये करता है वो करता है, ठीक है ना, वो हमें मैटर नहीं कर रहा है इतना। मैं कह रहा हूँ वोल्टेज ड्रॉप ये दोनों रेजिस्टेंस के थ्रू हो रहा है, तो दैट इज वोल्टेज ड्रॉप। 3 इंटू इसका करंट इज I1, यहाँ करंट I1 है, ठीक है, और यहाँ करंट I2 है, तो 2I2, तो दिस इज वोल्टेज ड्रॉप एंड गेन ये है 7। इस नीचे वाले लूप में देखिए तो 4I3, क्योंकि यहाँ करंट I3 जा रहा है और ये 2I2, तो दिस आर द 3 इक्वेशंस जो हमें मिल गए हैं, समझे, है ना। सो देयरफॉर आई कैन से द इक्वेशंस आर, हम इक्वेशंस ठीक से लिखेंगे, ओके सर। 3 अननोन्स 3 निकालने हैं मुझको, तो क्या होगा इक्वेशंस में लिख रहा हूं I1 माइनस I2 प्लस I3 इक्वल टू 0। नेक्स्ट वाला 3I1 प्लस 2I2 और I3 का टर्म है नहीं तो 0I3 इज इक्वल टू 7, या I1 नहीं तो 0I1 प्लस 2I2 प्लस 4I3
इज इक्वल टू 8। जो है नहीं उसको 0 के साथ लिख दो ताकि हम सॉल्व करने में हमारा इजी जाएगा। पक्का समझ गया बेटा, क्योंकि एक ही क्वेश्चन से आपको ये पूरा थ्योरी समझना है अच्छे से, और समझ गए हो आप। ठीक है, ओके सर, चलो नेक्स्ट। सो देयरफॉर नाउ यूजिंग ax इज इक्वल टू b। अब तो हमारा जो स्टैंडर्ड अप्रोच है, a मतलब कोएफिशिएंट्स 1 -1 1, इसलिए तो वो मैंने 0 0 लिखवाया ना आपको, ताकि गलती ना हो। 3 2 0, जो प्रेजेंट नहीं है उसको 0 के साथ लिख दो, इजी हो जाता है। 0 2 4, x मतलब यहाँ पे है I1 I2 I3 जो निकालना है मुझे, और इज इक्वल टू यहाँ पे क्या है 0 7 8। ठीक है बेटा, यस। इसको रो इकोलॉन में लाना है सर। हाँ बढ़िया, बहुत सही बोल रहे हो, लाना तो पड़ेगा। चलिए दिस माइनस दिस क्या करूंगा, R2 माइनस 3 टाइम्स R1, है ना। यस सर, इतना कर ले। यस यस यस, R1 वैसे ही, R2 माइनस 3 टाइम्स तो 0, 2 माइनस ऑफ 3 टाइम्स तो सर 5, और ये माइनस करूंगा तो -3। ठीक है, और ये कुछ नहीं किया, ऐसे ही रखेंगे। यस, है ना, I1 I2 I3, यहाँ पे भी है ना R2 माइनस 3 टाइम्स, तो ये ऐसे रहेगा ना सर, या R2 माइनस 3 टाइम्स, यस सर, तो 0 7 8। ओके, बहुत बहुत बढ़िया, ये हो गया। अब इसको 0 करना है मुझे किसी की भी हेल्प से। किसकी हेल्प से करूं सर? क्या करेंगे, कैसे करेंगे? यहाँ 0 लाना है मुझको। अरे सर, ये थोड़ा टफ कर दिया आपने, है ना सर। ओके, हाँ सर, ये थोड़ा टफ कर दिया आपने, तो क्या करूं मैं, है ना, कैसे करूं मैं? ओके, एक बार फिर देख लीजिए, इक्वेशंस वगैरह सब सही है ना। 3 2 0 0 2 4, 0 2 4, यस, सब बराबर है। अब मुझे यहाँ 0 लाना है सर, कैसे लेके आऊं? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। R3 में से आप माइनस क्या करेंगे, जो होगा 5/2 या 2/5, 2/5। हाँ सर, 2/5 R2 कर लूं क्या? चलो ये नहीं करें, ऐसे एक काम कर लेते हैं, थोड़ा सा इजी बनाने के लिए एक काम करते हैं। क्या करते हैं पता है? R3 को पहले ना 0 लाना है ना सर। यस, अरे सर थोड़ा टफ कर दिया क्या आपने ये? चलो 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 चलो, क्या करे, कैसे करे? R3 माइनस, चलो कर रहा हूं मैं, कैलकुलेशन जैसे करने हैं मुझको। ओके, या फिर 1 इसको करूं क्या, डिवाइड बाय 5 करके वगैरह वगैरह। चलिए ठीक है, तो -2/5 है ना R2, ऐसा करूंगा तो देखिए ये 0 आएगा ही आएगा, लेकिन बाकी कैलकुलेशंस थोड़े से हेवी हो जाएंगे, इसीलिए मैं थोड़ा हिचकिचा रहा था, और कोई बात नहीं थी, इसीलिए मैं हिचकिचा रहा था। पहले अगर हम इंटरचेंज कर लेते रोज तो अच्छा हो जाता शायद, है ना। ठीक है, ओके, ठीक है। क्या होता है, ये बेटर हो जाता अगर हम इसको, इन दोनों को इंटरचेंज कर लेते हैं, थोड़ा सा इजी हो जाता, लेकिन नहीं किया, कोई बात नहीं, ये चल रहा है, कर रहे हैं। ओके बेटा, तो ये हो गया। अब इससे क्या होगा देखो, R3 माइनस, तो R1 तो वैसे ही है ना, R2 भी वैसे ही। अब R3 दिस माइनस दिस, तो ये 0, 2 माइनस 2/5 इंटू 5, तो ये 0 हो गया। और आखिरी में क्या कैलकुलेशन देखो, थर्ड 4 माइनस 2/5 इंटू -3, है ना। देखो 4 है यहाँ पे R3 में, 2/5 और R2 इज -3। यस, कितना हो गया ये? 4 माइनस माइनस प्लस 6/5 या 26/5, तो दिस इज 26/5। ठीक है, ऐसा कुछ मिला है मुझको। हाँ, कैलकुलेशंस करने ही पड़ेंगे बच्चों, हाँ कैलकुलेशंस तो करने ही पड़ेंगे, कोई चॉइस नहीं है मेरे पास। ठीक है सर, ओके। फर्स्ट और सेकंड सेम है, थर्ड वाला देखेंगे फिर। क्या देखेंगे सर? तो मैंने क्या कहा, R3 क्या है यहाँ पे 8, ये रफ वर्क है मेरा, -2/5 इंटू 7, 40 माइनस 14/5, कितना हो गया बेटा ये? 26/5। तो यहाँ पे मुझे क्या मिला? 26/5 मिला। सर मेरे पास कोई और अप्रोच इसको सॉल्व करेगा? बढ़िया बात है, अब मैंने जो कर दिया वो कर दिया, है ना, देख लो। सो नाउ रिड्यूसिंग इक्वेशंस आर, सो इक्वेशंस विल बी, पहला हो जाएगा I1 माइनस I2 प्लस I3 इक्वल टू 0। सेकेंड हो जाएगा 0 I1, तो 5 I2 माइनस 3 I3 इज इक्वल टू 7। और थर्ड हो जाएगा 0 I1 0 I2, 26/5 I3 इज इक्वल टू 26/5। तो यहां से I3 मिल गया 1। जैसे I3 1 मिला, 1 रखेंगे यहां पे, हाँ, तो आप देखो क्या मिलता है, तो 5 I2 माइनस 3 इक्वल टू 7, तो यहां से I2 मिल गया आपको 2, और I1 I2 यहां मिल गया, आप रखोगे तो I1 माइनस 2 प्लस 1 इक्वल टू 0, तो I1 मिल गया आपको 1, राइट। तो दिस इज माई आंसर। तो देयरफॉर द करंट्स आर, तो देयरफॉर द करंट्स आर आप लिख देना ना, I1 इक्वल टू 1 एम्पियर,
जो भी है, I2 इक्वल टू 2 एम्पियर एंड I3 इज इक्वल टू अगेन 1 एम्पियर रिस्पेक्टिवली। आंसर। मजा आया? तो सर ये वाला स्टेप थोड़ा डिफिकल्ट लगा, थोड़ा सीखना पड़ेगा आपको। और कोई तरीका है क्या? कर सकते हैं इनको इंटरचेंज करके वगैरह वगैरह, बट इट इज ऑल ओके, है ना। तो आपके जो वैल्यूज है आप एक बार फिर से इसमें डाल के चेक कर सकते हो कि 3 + 2 हाँ इंटू 2 यस 7 बराबर आ रहा है। ओके यस सर, ये सब सेटिस्फाई कर रहे हैं जो भी आंसर आ रहे हैं इक्वेशंस को। ठीक है सर, मजा आया? तो सर्किट के इक्वेशन समझ में आया कैसे करने हैं? सर्किट वाला एग्जाम्पल भी हमेशा आता है एक क्वेश्चन, इतना ही सिंपल आता है, तो बहुत डिफिकल्ट नहीं है। वैसे हमने इसके और डिफरेंट टाइप्स देखे थे गामा बैच में, एक पूरा सेशन लिया था ना हमने सर्किट्स के ऊपर, राइट। तो हमने थोड़े डिफरेंट टाइप्स देखे थे यहाँ पे कि ये हुआ ये हुआ। एक वो याद है आपको? अगर आपको याद होगा वो ट्रैफिक कंट्रोल वाला भी देखा था कि सिग्नल पे ट्रैफिक्स बहुत है, तो उसका भी देखा था, राइट। मजा आया था क्वेश्चंस करने में वो। अगर याद नहीं है, भूल गए हो, तो आप जाओ सेशन में, 30 मिनट का सेशन था, हाँ खत्म कर लो और क्या। ठीक है चलो गुड। तो यहाँ पे हमारे चारों टाइप्स खत्म हो गए जो मोस्टली पूछे जाते हैं क्वेश्चंस। मैं पिछले 3 साल के एनालिसिस देख रहा हूं, तो यहाँ पे 7 क्वेश्चन जो हमने किए उसमें हमारा पूरा एनालिसिस हो गया है, कंप्लीटली हमने सॉल्व कर लिया है 1 घंटे के अंदर। कितना? 1 घंटे के अंदर ये हो गया हमारा वन शॉट, 1 घंटे के अंदर। स्माइल आ गई सर। तो भाई जो भी स्माइल है, जो भी रिएक्शन है, मुझ तक कैसे पहुंचेंगे? पहुंचाओ ना, कमेंट करो ना यार, अच्छा लगता है ना यार। हाँ ठीक है, इतनी एनर्जी, इतना एनर्जी और इतना कोशिश आपके लिए, इतना एनालिसिस कर करके आपके लिए लाया है, बनता है ना कि आप भी थोड़ा बहुत तो लाइक, शेयर और कमेंट, ये 2-3 चीजें तो करनी चाहिए ना आपको। ठीक है, शेयर तो करो अपने सारे फ्रेंड्स के बीच में। अच्छा, बाकी कॉन्सेप्ट्स जो बाकी यूनिवर्सिटीज या ऑटोनोमस कॉलेजेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और पुणे के लिए भी कभी कभी पूछे गए हैं, है ना, पुणे के लिए भी। लेकिन मुंबई या फिर और कोई यूनिवर्सिटी हो गया, या और बाटू या अमरावती, नागपुर, या फिर कोई ऑटोनोमस कॉलेज जहाँ पे इवन पुणे में भी पूछे जाने वाले फॉर्म्स, तो ये है नॉर्मल फॉर्म और PAQ फॉर्म। नेक्स्ट अगले 2 क्वेश्चन देखते हैं, नॉर्मल और PAQ। नॉर्मल फॉर्म क्या होता है कि हमें सारा मैट्रिक्स दिया हुआ है, हम उसको क्या करेंगे, कुछ इस तरह अरेंज करेंगे कि वो IR000 के फॉर्म में आ जाए, और R जो रहेगा वो रैंक रहेगा उसका। नॉर्मल फॉर्म ऐसा कुछ होता है। और एक होता है कि PAQ फॉर्म, तो हमारा जो भी A मैट्रिक्स है ना, उसको हम PAQ के फॉर्म में लाते हैं, राइट। तो कैसे करते हैं सर, क्या करते हैं सर, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं तो अच्छा रहेगा, है ना। PAQ फॉर्म में लाने के वक्त तो रोज और कॉलम्स के ऑपरेशंस करते हैं, क्या होता है, चलिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं ना, सीधा और सीधी बात, विद नो बकवास। यस ठीक है, ये A मैट्रिक्स है, मुझे बोला गया है फाइंड इट्स रैंक और नॉर्मल फॉर्म यूज करना है। तो नॉर्मल फॉर्म यूज करना है मतलब मुझे सीधा यहाँ क्या करना है, रोज और कॉलम्स में 0 0 लाना है। इक्लोन फॉर्म, लेकिन इक्लोन फॉर्म क्या होता है, सिर्फ रोज में 0, यहाँ कॉलम में भी 0 लाना है। तो कैसे, देखो यहाँ मुझे 0 लाना है, तो क्या करूंगा, देखिए डायरेक्ट स्टार्ट कर रहा हूं, तो R2 - R1 करूंगा, R3 - 3R1 करूंगा, सिंपल काम करूंगा। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए, तो ये थोड़ा एक साइड में करें तो ज्यादा अच्छा है ना, थोड़ा समझेगा, ठीक है। यस, तो R2 - R1 करूंगा। सबसे पहले मैं R2 - R1 एंड R3 ठीक है, R3 - 3 टाइम्स R1। तो इससे क्या होगा, ये हमारा पहला रो तो वैसे ही रहा, सेकेंड रो दिस माइनस दिस बोला आपने तो 0, दिस माइनस दिस बोला -2, और ये हो गया 3, और ये भी -2, ठीक है। ये 0, ये क्या हुआ -2, और ये 3, और ये -2, ठीक है। अब दिस -3 टाइम्स बोला, 3 - 3 टाइम्स तो 0 हो गया, ये 1 - 3 टाइम्स तो -2 हो गया, ये दिस -3 टाइम्स बोला है तो ये +3 हो गया, 1 - 3 टाइम्स तो ये -2 हो गया, ठीक है। ऐसा आ गया सर ये, ओके। तो आपने एक रो को 0 करा। अब नॉर्मल फॉर्म में, रो इक्लोन फॉर्म में बस हम आपस में इसको आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो खत्म हो जाता, लेकिन नॉर्मल फॉर्म में आपको कॉलम्स को भी 0 करना है। तो एक बार रो ऑपरेशन, तो उसके बाद कॉलम ऑपरेशन सीधा, तो अब इधर 0 करना है, ये इंपॉर्टेंट स्टेप है, ठीक है। यहां 0 किया तो यहाँ पे भी अब ये इस कॉलम्स ऑपरेशन में लाना पड़ेगा। तो ये कॉलम 2 का एलिमेंट है, तो कॉलम 2 - कॉलम 1, कॉलम 3 + कॉलम 1 एंड कॉलम 4 - कॉलम 1, राइट। समझ रहे हो बेटा? यस, आपने ऐसे 0 और ऐसे 0 लाना है, ये आपकी अप्रोच होगी, एक बार रो एक बार कॉलम। तो आप देखेंगे फर्स्ट कॉलम एज इट इज, सेकेंड कॉलम माइनस करना था ना आपको, तो ये हो गया 0, दिस माइनस दिस, तो ये सब सेम ही रहेंगे क्योंकि 0 0 है वहां पे। यस सर, फिर अगेन वो करा आपने तो ये 0 हो जाएगा, राइट, ये वैसे ही रहेंगे, ये 0 हो जाएगा, ये वैसे ही रहेंगे, ठीक है। यस सर, तो ये 0 हो गया, और ये -2 ही रहेंगे, ठीक है। ऐसा हो गया आपका। अब नेक्स्ट चीज क्या, तो आपने एक फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में सारे 0 ला लिए, यहाँ 1 रख के, ओके वेरी गुड। अब नेक्स्ट हमारा डिसीजन ये रहेगा कि हम यहाँ पे अब ना रोज में 0 लेके आए, तो यहाँ पहला काम क्या कर ले पहला काम ये कर ले कि रो 3 - रो 2 कर लेते हैं, इजीली हो जाएगा ना। यस, तो ये 1 0 0, ओके। रो 2 ऐसा ही,
ओके, रो 3 में आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये सब सर सेम है, तो ऐसा 0 0 0 आ गया, ठीक है, यस सर। ओके, आपने यहाँ जीरोस ला लिए, अब आपको यहाँ पे भी जीरो लाने हैं, लेकिन उसके लिए पहले काम करते हैं, इसको 1 बनाते हैं, राइट। तो इसको 1 बनाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए बेटा, यस, सो रो 2 डिवाइड बाय -12, और रो 2 को -12 से डिवाइड कर लो, और रो 2 को या कॉलम 2 को, सर कॉलम 2 को कर लो, जैसे आपका मन है ना। इसको 1 बनाओ, उसके बाद आप सारी चीजें करो, ठीक है। तो कॉलम 2 को मैं है ना -12 से डिवाइड करता हूं, सिर्फ कॉलम 2 चेंज होगा सर, यस। तो वो क्या हो जाएगा, देखिए बहुत ही सिंपल है, बहुत ही बढ़िया है, देख रहे हो ना सर। मेरे ऑपरेशंस कुछ और है, चलेगा, हाँ चलेगा सर। मेरा कुछ अलग दिख रहा है, चलेगा। आपका रैंक वैंक सब सेम आना चाहिए जैसे मैं कर रहा हूँ, ठीक है। 0 0, तो इसको डिवाइड बाय हाफ किया तो ये 1 हो जाएगा, ये 0, ठीक है। 0 3 0 एंड 0 -2 0। तो अब मुझे क्या करना है, इनको 0 लाना है, तो अब मुझे कॉलम 3 -3 टाइम्स कॉलम 2, कॉलम 4 +2 टाइम्स कॉलम 2, ठीक है, ऐसा करना पड़ेगा, ठीक है। दिस -3 टाइम्स दिस प्लस वगैरह वगैरह करा, तो ये क्या हो जाएगा, देखिए, तो 1 0 0 0, ओके, 0 1, ये 0 0 आ जाएंगे, ऐसा आ गया ये। एंड दिस इज हाउ वी सॉल्व एंड गेट द आंसर। हमने सॉल्व कर लिया है। तो बेटा यहाँ पे जो मैट्रिक्स मिल रहा है ना, ये कैसे मिल रहा है, 2 क्रॉस 2 का मिल रहा है, राइट। दिस इज व्हाट आई एम गेटिंग हियर, ओके, यस सर। तो ये है रैंक बताता उसका। तो नेक्स्ट स्टेप अगले इसमें कर रहा हूं, बस देख ले। तो ये ऐसा हो गया, thus it is equal to I2 और बाकी सारा 0 0 0 0। So therefore this is in the normal, it is in the normal form, ये है, और I2 है, इसलिए रैंक ऑफ द गिवन मैट्रिक्स इज 2। दिस इज माय आंसर। क्यों 2? क्योंकि I2 मिला ना यहाँ पे, ये जो मिला यहाँ पे 2 क्रॉस 2 का मिला ना, जो अपने को I मैट्रिक्स मिला है। गॉट इट बेटा? तो ऐसे इक्वल टू देते रहना, ऐसे लिखना है आपको। कितना इजी पीजी है, एक बार हो जाए कमेंट में, इजी पीजी लेमन स्क्वीजी। ऐसे हम नॉर्मल फॉर्म निकाल रहे होते हैं और ऐसे वो रैंक बन रहा होता है। रो इक्विवेलेंट फॉर्म तो बहुत इजी है कि सिर्फ आपको रोज को 0 बनाने हैं, हाँ, लेकिन जो नॉर्मल फॉर्म है उसमें रो को और कॉलम को ऐसे करना है। मस्त 5 मार्क के लिए आया हुआ है यूनिवर्सिटी में हमारे, ठीक है, तो आ सकता है फिर से, बट थोड़े कम चांसेस है, वही मैं कह रहा था हमेशा। बट ठीक है ना, इजी है, करके रखो। हमें 100% श्योर होना है ना कि हमें पूरे मार्क्स मिलने चाहिए, हमें मचाना है ना, पूरा 70 on 70 लाना है, राइट। तो फिर आपको ये सब करना चाहिए, पूरा खत्म करना चाहिए ना अच्छे से, यस, ठीक है। तो ये 8 क्वेश्चन, फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन सर। ओके, अगला क्या सवाल है, तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स P and Q निकालो सच दैट A इज रिड्यूस्ड टू नॉर्मल फॉर्म। तो A को तो रिड्यूस करना है, तो हम स्टार्ट ही करते हैं। अच्छा देखो, इसका डायमेंशन क्या है, 3 रोज और 4 कॉलम्स, ठीक है। तो यस, तो लेट A इज इक्वल टू 3 रोज, तो ये रो वाला यहाँ आएगा और ये कॉलम वाला यहाँ आएगा। ओके, स्टार्टिंग ऐसा होगा, A इज इक्वल टू I से मल्टीप्लाई किया, कोई फर्क नहीं पड़ता, जितना नंबर ऑफ रोज है वो पहले वाले, क्योंकि रो ऑपरेशन पूरा इस वाले पे होगा, कॉलम ऑपरेशन पूरा इस वाले पे होगा। जब भी हम मैट्रिक्स को सॉल्व करेंगे तो ये PAQ, इसको मुझे P बनाना है, इसको मुझे Q बनाना है, तो यहाँ ऑपरेशंस करते करते इसको मुझे I बनाना है ना, नॉर्मल फॉर्म में लाना है बेसिकली। इस मैट्रिक्स को नॉर्मल फॉर्म में लाना है जो अभी अपन ने करा था, लेकिन जो ऑपरेशन यहाँ करूंगा वो सारे यहाँ होंगे। देखो बेटा, ये मैट्रिक्स A है, इस पे मुझे नॉर्मल फॉर्म बनाना है जैसे मैंने अभी करा था। तो इसको मैं नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा, तो जो भी रो और कॉलम ऑपरेशंस करूंगा वो यहाँ होंगे, बट सब पर नहीं। रो ऑपरेशन इस पे, कॉलम ऑपरेशन इस पे, हमेशा पहले वाले पे रो ऑपरेशन, बाद वाले पे कॉलम ऑपरेशन। चलो देखते हैं सर करके कैसे होगा ये, ठीक है, यस। तो ये हो गया हमारा पहला मैट्रिक्स जो A है, 1 2 3 2 2 3 5 1 1 3 4 5। I3 का मतलब 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये A वैसे ही रहेगा, और ये I4 का मतलब 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1, ठीक है। तो I3 मतलब 3 क्रॉस 3 का I मैट्रिक्स। ओके, इजी, समझ आई बात। पहला स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए कि कैसे करना है। ये मुंबई में आया हुआ 5 मार्क का, पूरे में भी पूछ सकते हैं ना, सिलेबस का पार्ट तो है ही है, कम पूछा गया है वो अलग बात है, ठीक है। अब मुझे इसको नॉर्मल फॉर्म में लेके जाना है बेटा, तो ये 1 है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ 0, तो R2 माइनस 2 टाइम्स R1, R3 माइनस R1, ठीक है। तो चलिए यहाँ क्या हो रहा है, पहला रो एज इट इज, दिस माइनस 2 टाइम्स तो ये 0, 3 माइनस 2 टाइम्स तो -1, 5 माइनस 2 टाइम्स तो -1, 1 माइनस 2 टाइम्स तो ये -3। आप आराम से देखो है ना, दिस माइनस 2 टाइम्स, 3 माइनस 4, 5 माइनस 6 एंड 1 माइनस 4, यस। ओके, R3 माइनस R1 तो ये 0, ये 1, ये भी 1 और ये 3 इज इक्वल टू। अब जो भी ऑपरेशन मैंने रो के किए वो किस पे होंगे, सिर्फ ये वाले पे, रो ऑपरेशन सिर्फ और सिर्फ इस पर होंगे, ठीक है ना बेटा, यस सर। तो चलिए इस पे रो ऑपरेशंस करेंगे, तो R2 माइनस रो 1 वैसे ही रहा, R2 माइनस
तो R2 0 है, -2 टाइम्स, तो -2 1, और ये 0 माइनस दिस, यस ओके। R3 माइनस R1, तो ये हो गया मेरा -1। और देखना, अब गलती नहीं होनी चाहिए ना, ध्यान से आपको करना है, इसको कोई चेंज नहीं होगा, ये वैसा ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कॉलम ऑपरेशंस ही इसको हाथ लगाएंगे। बस ये है कि आप लिखते हो गलत मत करो, किसी एक आध वन को मिस कर दिया वगैरह वगैरह, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये हो गया, हमने कर दिया। अब जब हम नॉर्मल फॉर्म में ला रहे तो अब इनको जीरो करना पड़ेगा, तो कॉलम ऑपरेशंस करना होगा सर, यस। सो लेट अस अप्लाई कॉलम ऑपरेशंस। कैसे हो गया देखिए, C2 माइनस 2 टाइम्स ऑफ C1, C2 माइनस 2 टाइम्स ऑफ C1, C3 माइनस 3 टाइम्स ऑफ C1, है ना, 3 टाइम्स हो जाएगा, राइट। और अगेन C4 माइनस 2 टाइम्स ऑफ C1, ठीक है, ऐसा करूंगा मैं। तो यहाँ पे हमारा मैट्रिक्स क्या होगा, अब बहुत ही मजेदार हो जाएगा, क्योंकि जब भी -2 टाइम्स ऑफ C1 कर रहे हो तो C1 में इधर कोई फर्क नहीं पड़ रहा जीरो की वजह से, सब यहाँ हो रहे हैं। तो ये हो जाएगा 1 0 0 0, ठीक है, बाकी एज इट इज रहोगे 0 -1 -1 -3 0 1 1 3, ठीक है ना बेटा, यस ओके। इधर में आपको पता है कॉलम ऑपरेशन सिर्फ और सिर्फ नेक्स्ट वाले ब्रैकेट को है ना अप्लाई होगा, इसको नहीं होगा। तो ये हो जाता है 1 0 0 जैसा है वो, है ना, -2 1 0 एंड लास्टली -1 0 1। ए और क्यू में हम ऑपरेशंस करेंगे पूरे, ठीक है बेटा। तो यस C2 माइनस, तो 0 माइनस जितना ही बोला है 1 है ना यहाँ पे, यस सर। तो 0 माइनस, तो ये -2 हो गया, ये -3 हो गया। अब पहला वाला कॉलम एज इट इज रहेगा, पहला वाला कॉलम 1 0 0 0। अब ये क्या हो जाएगा, -2 -3 और ये -2, ठीक है। और इधर में कोई चेंज होगा क्या सर, नहीं, ये सब 0 है तो ये वही रहेगा। तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है। मजा आ गया, यहां तक बात समझ में आई, बहुत अच्छे से, हाँ बहुत बहुत बढ़िया से, ठीक है सर, ओके। चलिए अब इसको -1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसको ऐड कर सकते हैं, जो करना है कर लो, है ना। चलिए रो 2 को रो 3 से ऐड कर, रो 3 प्लस रो 2 कर लिया। रो 3 प्लस रो 2 करने से क्या हो गया, 1 0 0 0 0 -1 -1 -3, और ये ऐड हो गया तो 0 0 0 0, ठीक है सर। और रो के ऑपरेशन यहाँ होंगे ना, यस, तो ये ऐसा हो गया -2 1 0, ये ऐड हो गया सर, तो ये ऐड होने पे क्या होगा, -3 1 1, यहां कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 0 1 0 0 0 0 1 0 एंड 0 0 0 1, ठीक है। मजा आ गया, यस सर ओके। अब इनको 0 करना है तो पहले इसको 1 कर लेते हैं। अब इसको 1 करना है तो आप मल्टीप्लाई रो को कर सकते हो, कॉलम को कर सकते हो, आपकी इच्छा है। हाँ सर, फिर आंसर अलग अलग आएगा ना, कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, चलेगा ओके। तो आप चाहो तो रो को इसको 1 कर लो, तो रो 2 को आप -1 से मल्टीप्लाई कर लो पहले, तो ये क्या हो जाएगा 1 0 0 0 0 1 1 3, ओके सर। या सिर्फ रो को किया है तो इधर आ जाएगा 2 -1 0, ठीक है, -3 1 1 8, और ये वैसे ही, ठीक है ना बेटा, 0 1 0 0। आई एम श्योर कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा है ना, आ रहा है ना बेटा, यस। हाँ, सब बच्चों को बहुत आराम से बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है, ठीक है ओके। थोड़ा लेंदी है, थोड़ा सा लेंदी है, यस, बट इजी है, बहुत बहुत इजी है। अब बस इनको करना है, तो मुझे क्या करना है, कॉलम ऑपरेशंस करना है, क्या, C3 माइनस C2 एंड C4 माइनस, तो C3 माइनस C2 एंड C4 माइनस 3 टाइम्स C2, है ना, बस हो गया, खत्म ही हो गया सर, हाँ एकदम खत्म हो गया सर। तो 1 0 0 0 ऐसे ही है ना, यस। फिर ये होगा 0 1 0 0 और 0 0 0 0, ठीक है। ये आ गया नॉर्मल फॉर्म में जो चाहिए था। कॉलम ऑपरेशन से यहां नहीं अप्लाई होगा, सारा एप्लीकेशन यहां होने वाला है, ठीक है। तो ये वाला एज इट इज रह गया 1 0 0 2 -1 0 एंड लास्टली -3 1 1, ओके। और यहां पे कॉलम 1 कॉलम 2 ऐसे रह गया, तो आप कॉलम 1 कॉलम 2 को ऐसे रखो 1 0 0 0, कॉलम 2 -2 1 0 0। अब कॉलम 3 और कॉलम 4 में हो रहा है, तो -3 C3 माइनस C2, -3 माइनस हो तो -1 हो गया, 0 -1 हो गया है ना, -1 -1, देखो -3 माइनस ऑफ माइनस, राइट, ये हो गया, ये 1 और ये 0, राइट, ठीक है। एंड कॉलम 4 -3 टाइम्स, तो -2 -3 टाइम्स, तो -2 + 6 तो +4 हो गया, ठीक है, यस। 0 -3 टाइम्स, तो -3 हो गया, और ये 0 0 ही रह गया ना, 0 और 1 रह गया, ठीक है। ये तो आपने देखा 4 -3 0 और 1 ऐसा आ रहा है। हो सकता है थोड़ा बहुत कैलकुलेशन एरर मैंने कर दिया हो, लेकिन आप है ना, आप समझ रहे हो मेथड क्या है, बट आई एम श्योर शायद नहीं करा है ना, अच्छे से करा है, बट इट्स वेरी डिफिकल्ट है ना सर। फिर चेक कैसे करें, इतना सब करने के बाद भी सही है या नहीं है,
फिर से वो फॉलो कर सकते हो आप। एक बड़ा लंबा क्वेश्चन जाता है, 8 मार्क के लिए इजीली होता है, कि इसको फॉलो करना वापस तो बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए हर स्टेप को आराम आराम से करना है। जब भी मैं कर रहा हूँ 2-2 बार चेक करना है सही है नहीं है ना, इस तरह। सो देयरफॉर नाउ दिस इज इन नॉर्मल फॉर्म, तो ये PAQ है। सो देयरफॉर इट इज इन द फॉर्म PAQ इज इक्वल टू IR0000। तो thus P क्या हुआ, P ये वाला मैट्रिक्स हो गया, 1 0 0 2 -1 0 -3 1 1। और Q क्या हुआ, वो वाला मैट्रिक्स हुआ 1 -2 -1 4, ओके 0 1 -1 -3 एंड 0 0 1 0 एंड 0 0 0 1। ठीक है, दिस इज माय आंसर। एक बार चेक कर लेना चाहिए क्या, C3 - C2 बराबर है क्या, C3 - C2 यस, -1 1 और 0, -1 -1 1 और 0, और फिर C4 - 3 टाइम्स, तो यस -3, फिर ठीक है, ओके बराबर है ना, मुझे तो सही लग रहा है। आई एम श्योर कि आपको भी सही लग रहा होगा। ठीक है, तो आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नॉर्मल फॉर्म, PAQ फॉर्म, है ना, दोनों में ही वही है, नॉर्मल फॉर्म का कॉन्सेप्ट है, एक ज्यादा का ही क्वेश्चन है, डिफिकल्ट नहीं है। आपने शायद प्रैक्टिस नहीं की हो, आपने शायद पहली बार देखा हो, तो लग सकता है अरे बाप रे क्या मिस कर लिया। इसीलिए कहते हैं ना, हम स्टार्टिंग से पढ़ाई करते तो बहुत अच्छा लगता, जब पढ़ा रहे थे कॉलेज में तभी हम हमसे पढ़ लेते और अच्छा हो जाता, राइट। वही है कि स्टार्टिंग से कोर्स ज्वाइन करना जरूरी हो जाता है अब एटलीस्ट। अब एटलीस्ट ऐसे है ना, बहुत बहुत अच्छे मार्क्स लाने हैं कि नहीं हमें इंजीनियरिंग में, बहुत फर्क पड़ता है प्लेसमेंट्स में, है ना, हमारे स्कोर्स कैसे है, राइट। और M1 M2 M3 ये सब तो बैकलॉग होने ही नहीं चाहिए। ठीक है, ओके, बैकलॉग में बहुत डिफिकल्ट हो जाता है फिर क्रॉस कर पाना, पास हो पाना, क्योंकि हमारे दोस्त हमारे साथ नहीं रहते ना पढ़ने के लिए, तो इसलिए यही निकालना जरूरी है इनको। ठीक, एंड नाउ है ना, लास्ट कॉन्सेप्ट क्या है सर, तो ये वैसे देखा हुआ है आपने, कंसिस्टेंसी एंड ट्रिवियल सॉल्यूशंस। इसमें क्वेश्चन देख लेते हैं कैसे सर, कंसिस्टेंसी कैसे देखी थी, क्या देखी थी, वही कॉन्सेप्ट यार कि रैंक चेक करेंगे, रैंक छोटा है तो इनकंसिस्टेंट, रैंक इक्वल है तो इनकंसिस्टेंस इक्वल टू नंबर ऑफ वेरिएबल्स है नहीं है, तो ये कॉन्सेप्ट देखा हुआ ना हमने। ठीक है, ओके, और ये ट्रिवियल नॉन ट्रिवियल का क्या बात हुई सर, तो वही ट्रिवियल सॉल्यूशन नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, डिटरमिनेंट इक्वल टू 0, ट्रिवियल सॉल्यूशन डिटरमिनेंट नॉन इक्वल टू 0, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन होमोजेनस के लिए होता है, ओके, ये ट्रिवियल सॉल्यूशन समझे, यस। तो ये बात है, सिंपल कॉन्सेप्ट है, फटाफट सॉल्व करके देख लेते हैं, राइट। लास्ट 2 क्वेश्चंस बस हो गया भाई, सारे तरह के क्वेश्चंस हो गए हैं, आखिरी 2 क्वेश्चंस फटाफट। टेस्ट द कंसिस्टेंसी, तो स्टार्ट कर देते हैं। AX = B नॉन होमोजेनस इक्वेशन है। पहला A कैसे आएगा, 2 - 3 7 3 1 -3 2 19 एंड -47। यस, जब भी हम लिख रहे हैं तो एक बार चेक कर लेना कि हमने गलत नहीं लिखा कुछ भी, कि एक छोटी सी गलती से हमारा पूरा क्वेश्चन बर्बाद हो जाता है, और हुआ होगा आपके साथ बहुत बार। 2 - 3 7 3 1 -3 2 19 -47। ठीक है, ओके, ठीक है, चलो अभी आगे बढ़े, सॉल्व करके देख लेते हैं। तो सर कैसे सॉल्व करूं, क्या करूं, आपको पता है ना, रो इकोलॉन फॉर्म में लाना है ना, कैसे लेके आऊंगा सर रो इकोलॉन फॉर्म में, तो हम क्या करते हैं ना, इसको इंटरचेंज कर दे क्या, फिर यहाँ 1 आ जाएगा, राइट। हाँ चलो, मैं क्या कर रहा हूँ, रो 2 को रो 1 से इंटरचेंज कर रहा हूँ, तो उससे क्या होगा, 3 1 -3, ओके, रो 2 को रो 1 से इंटरचेंज करा, 2 - 3 7 2 19। इसके तरीके अलग अलग हो सकते हैं सॉल्व करने के, लेकिन आंसर सेम आएगा अल्टीमेटली। तो रो 2 रो 1 इंटरचेंज किया, अब मैं कह सकता हूँ कि यार रो 1 - रो 2 कर लो, ताकि अपने को कुछ मिल जाए। ठीक है, यस, तो मैं रो 1 - रो 2 कर रहा हूं और फिर आगे सॉल्व करूंगा। तो रो 1 - रो 2 करने से क्या होगा, यहाँ 1 आएगा, जो मुझे 1 चाहिए था। रो 1 - रो 2 1, ये हो जाएगा 4, और दिस माइनस दिस तो ये हो गया -10। ठीक है सर, और 2 - 3 7 2 19 -47। ठीक है सर, ओके, यस। अगेन रो 1 को रो 2 से सब्ट्रैक्ट किया, 13 - 5 8। ठीक है सर, ऐसा हो गया, यस। अब हम वो वाले फॉर्म में आ गए जहां पहला एलिमेंट हमें 1 चाहिए हमेशा, ताकि हम उसके हेल्प से आगे नीचे 0 लेके आए। अब इजी, रो 2 - 2 टाइम्स रो 1। सर मैंने कुछ और अप्रोच किया, चलेगा, आखिरी आंसर हमारे सेम होने चाहिए, बार बार कह रहा हूं मैं आपको। सर फिर मेरा ये अलग दिखेगा, दिखेगा भाई दिखेगा, लेकिन आंसर आखिरी सेम होंगे। दिस -2 टाइम्स तो ये 0 और 0, -3 - 2 टाइम्स तो -3 - 8 -11, 7 - 2 टाइम्स तो 27, यस, 19 - 2 टाइम्स तो -8 तो 11। ठीक है, -47 तो ये हो गया -27। ठीक है, यस सर, ओके, ऐसा आ गया x y z। अब यहाँ पे R2 माइनस, तो R2 माइनस तो R1 वैसी,
तो R2 क्या है 5 माइनस 2 टाइम्स तो -11, 32 माइनस ना 2 टाइम्स तो 32 माइनस 16 कितना सही है क्या बेटा? 32 माइनस 16 नहीं सर, 32 माइनस 16 कितना होगा 16 हो जाएगा, करेक्ट। एक बार फिर देख ले इधर का R2 माइनस 16 32 माइनस 16, ठीक है ओके, ठीक है सर। अब क्या करूंगा, रो इक्विवेलेंट फॉर्म के लिए इनको ऐड कर देते हैं, तो R3 प्लस R2 एकदम सिंपल हो गया ना कैलकुलेशंस, यस। सो इट कम्स आउट टू बी नाउ 1, फर्स्ट रो तो वैसे ही है 1 4 माइनस 10, सेकेंड रो भी वैसे ही है 0 माइनस 11 27, थर्ड रो जब मैं ऐड करूंगा तो 0 0 0 हो जाएगा, 0 0 0 XYZ इज इक्वल टू, यहां पे भी क्या आ रहा है देखिए, तो R3 को R2 से तो 5 आ गया ना वहां पे, यस, तो 8 माइनस 11 5, दिस इज व्हाट वी एम गेटिंग, ठीक है बेटा। तो ए हो गया, आप ए बी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स निकाल लो, तो 1 4 माइनस 10 0 माइनस 11 27 0 0 0 8 माइनस 11 5, तो व्हाट इज रैंक ऑफ ए, तो रैंक ऑफ ए 2 है, रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स कितनी है 3 है, तो रैंक ऑफ ए मैच नहीं कर रहा, ओके तो ये नो सॉल्यूशन और इनकंसिस्टेंट, द इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट, मतलब द सॉल्यूशन इज नो सॉल्यूशन होगा ना, देयर इज नो सॉल्यूशन, दिस इज माय आंसर, समझे? आपको बात समझ में आ रही है क्या? ओके बेटा, तो ये कॉन्सेप्ट है, इस तरह मुझे सॉल्व करना है, आई एम श्योर तुमने कोई गलती नहीं करी है। 5 32, ठीक है, इधर देख लेते, सिर्फ इंटरचेंज किया था 13 5, फिर हमने क्या किया R1 माइनस R2 किया, 13 माइनस 5 8 हो गया, ठीक है ना, 13 माइनस 5 8 ही होता है, करेक्ट, ओके। फिर उसके बाद में हमने क्या किया, तो R2 माइनस 2 टाइम्स ऑफ, तो 5 माइनस 16 माइनस 11 32 माइनस 16 तो 16 आया, बराबर है, ओके, एवरीथिंग इज करेक्ट, एवरीथिंग इज फाइन परफेक्ट, ओके। तो टेस्ट द कंसिस्टेंसी, तो ये है हमारी कि अगर कंसिस्टेंसी नहीं है तो सॉल्यूशन निकालने की बात ही नहीं है ना, सो द इक्वेशंस हैव नो सॉल्यूशन, ओके, नो सॉल्यूशन इज द केस हियर, समझे? इजंट इट इजी पीजी? और बाय चांस अगर कंसिस्टेंट होती इक्वेशंस, तो मैं पता ना सॉल्व कैसे करते, करा है ना हमने स्टार्टिंग में, ठीक है। तो यहाँ इक्वेशंस कैसी है, इनकंसिस्टेंट है। मजा आया क्वेश्चन करने में, क्योंकि कंसिस्टेंट होने के बाद सॉल्व कैसे करना है, तो स्टार्टिंग में थर्ड फोर्थ क्वेश्चन ही कर लिया था हमने, हाँ आप देख सकते हो वापस जाके वहां पे, बट एक इनकंसिस्टेंट का भी क्वेश्चन हो गया, अच्छा लगा हाँ देखकर, ठीक है। एंड लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे नाउ, यस ये इतना फटाफट खत्म हो गया ना, पूरा एक यूनिट, पूरा दिन लगा दिया था मैंने पढ़ने में इसको, है ना, यस, बहुत बहुत अच्छे। क्या बोला है, डिस्कस, हाँ डिस्कस करो भाई, डिस्कस करो, है ना, इनका क्या होना चाहिए, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन डिस्कस कर लो, ठीक है, यस। तो डिस्कस फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ के फॉर विच दिस शुड हैव नॉन ट्रिवियल, तो हमने कहा था नॉन ट्रिवियल का मतलब क्या, डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, राइट, ओके सर। यार ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है एट टाइम्स, हाँ सर क्या क्या होता है, कैसे कैसे होता है, डिटर्मिनेंट जीरो, डिटर्मिनेंट नॉन जीरो, ये ठीक है। तो ट्रिवियल सॉल्यूशन किसे कहते हैं और नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन किसे कहते हैं, ये मेरे लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके बेटा। तो ट्रिवियल सॉल्यूशन, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, हमें नॉन ट्रिवियल बोला है तो जब डिटर्मिनेंट जीरो, ओके, तो यहाँ पे हमें जो सॉल्यूशन मिलेंगे वो कैसे मिलेंगे, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, ठीक है। डिटर्मिनेंट नॉन जीरो तो यहाँ पे क्या मिलेगा मुझे, ट्रिवियल सॉल्यूशन, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट आप देख लो, हाँ ये कॉन्सेप्ट आप देख लो, खत्म कर लो, ओके, ठीक है। सो ट्रिवियल नॉन ट्रिवियल, ओके बच्चों। तो आप लोग फटाफट फटाफट इसको ट्राई करना चाहोगे क्या, है ना, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना चाहोगे, चलो है ना, सॉल्व करते फिर। तो हमें इक्वेशंस दिए, बोला कि नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, तो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन के लिए कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है, फॉर नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन सिंपल कॉन्सेप्ट है, डिटर्मिनेंट शुड बी इक्वल टू जीरो, ठीक है, ये याद रखना है आपको कॉन्सेप्ट, है ना, ये पक्का पकड़ लो, नॉन ट्रिवियल जीरो। डिटरमिनेंट कैसे बनेगा सर, तो बना लेते हैं ना यार, 2 3k प्लस 4, ये क्या है फिर 1k प्लस 4 एंड 4k प्लस 2, फिर यहाँ पे 1 2k प्लस 1 3k प्लस 4, है ना, दिस शुड बी इक्वल टू जीरो, ये मुझे सॉल्व करना होगा, ठीक है, यस सर। अब मैं जब ये सॉल्व करता हूं तो डिटरमिनेंट सॉल्व करना है, थोड़ा सा हम लगा सकते हैं स्टेप्स, मैं R3 को R2 से माइनस करता हूं, R1 वैसे रखो 2 3k, डायरेक्ट एक्सपांड करने से अच्छा है ना मैं ऐसा करूं,
राइट। R2 भी वैसे रहेगा, तो 1k+4 एंड 4k+2, और ये क्या होगा 1 - 1 0। जब इसको सब्ट्रैक्ट करूंगा 2k में से k, तो एक k बचेगा 2 और ये, तो k-2 बचेगा। आप सॉल्व कर रहे हैं इनका सब्ट्रैक्शन, यहाँ होगा -k और यहाँ पे +2, तो -k+2 बचेगा। ठीक है या अब यहाँ से k-2 कॉमन निकाल सकते हैं, यस सर। तो k-2 कॉमन निकाला अगर, तो ये है 2 3k 3k+4 1k+4 4k+2 0 1, और यहाँ -1 आ जाएगा। सर -1 क्यों? k-2 बाहर निकाला ना, यस। ठीक है, तो ये आपने सॉल्व करना है। आगे क्या सर? तो आगे एक्सपांड कर लेते हैं सर, यस। तो k-2 इंटू, अभी डिटर्मिनेंट जैसे करते हैं हम यूजुअली, 2 इंटू, है ना, यस सर। सो 2 इंटू k+4 इंटू -1, ओके, माइनस ऑफ 4k+2, है ना, 4k+2। ठीक है, पहला पार्ट हो गया। फिर नेक्स्ट -3k इंटू, ठीक है, -3k इंटू, तो ये क्या है -1, ये गया बाकी, तो ये आया -1 प्लस 3k+4 इंटू, अब यहाँ पे भी सॉल्व करोगे तो क्या होगा, सिर्फ 1 ही आएगा। ठीक है, ऐसा कुछ आ रहा है, एंड दिस शुड बी इक्वल टू 0। ठीक है सर, ये k-2 तो है ही। अब ये सॉल्व कर लो, क्या हो रहा है। हाँ देखो भाई, देखो, है ना, यस। देखो अब सॉल्व करते तो क्या होगा, 2 तो बाहर है, ये हो जाता है कि -k, तो -5k। मैं थोड़ा सॉल्व कर लूंगा ठीक से, फटाफट फटाफट, सिर्फ k के टर्म्स देखो। तो यहाँ -k -5 और तो -10k, सिर्फ k के टर्म्स -10k। यहाँ पे कितना, +3 तो +6k। ओके ओके सर। फिर अब यहाँ -4 -2 -6 और ये -12, ओके, और ये +4। ठीक है सर, इक्वल टू 0, ऐसा हो रहा है। ओके सर, बहुत बहुत बढ़िया। तो हो गया k-2, यहाँ -4k -8 इक्वल टू 0, 4 कॉमन, -4 कॉमन, -4k-2 k+2 इक्वल टू 0। तो फॉर नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन, k मस्ट बी 2 और -2। दिस इज माय आंसर। नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन के लिए k का वैल्यू क्या होना चाहिए, 2 या -2 होना चाहिए। फिर बस डिटरमिनेंट इक्वल टू 0। डिस्कस ऑल वैल्यूज ऑफ k फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन। ठीक है, तो ये हो गया। अब डिस्कस भी करने बोला है ना, क्वेश्चन यहाँ खत्म नहीं हो रहा, 8 मार्क के लिए था, इतना इजीली नहीं खत्म करेगा। डिस्कस मतलब आप k को 2 रखोगे, सॉल्व करोगे, k को -2 रखोगे, सॉल्व करोगे। दिस इज व्हाट वी आर एक्सपेक्टेड टू डू। ठीक है ना बेटा। तो नाउ सो यहाँ पे 2 केसेस बनेंगे। केस 1, जब k 2 है तब सॉल्व कर लो, और केस 2 जब k -2 है तो अब सॉल्व कर लो। ठीक है, तो वही ax = b यूज करना होगा एंड सॉल्व करना होगा। ax = b यूज करना पड़ेगा एंड सॉल्व करना पड़ेगा, राइट। k के लिए कहां डालेंगे सर, यहाँ पे रखना है, तो ये आपका a बनेगा, x और b वो सब है हमारे पास। एक बार 2 एक बार -2 सॉल्व कर लीजिएगा और ये आपके आंसर्स मिल जाएंगे, राइट। तो ऐसा मैं ये PDF आपको शेयर करता हूँ। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए और खत्म कर लीजिए। ठीक है, आई एम श्योर कि आप कर लोगे इसको सॉल्व। ठीक है, ऐसा करके हमारा 8 मार्क पूरा पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ओके बच्चों, तो कैसा रहा आपका 1 शॉट, मजा आया? सारे कॉन्सेप्ट्स हमने कम में बम किए कि नहीं? लाइक वाइक किया कि नहीं आपने? लाइक करने से ज्यादा अपने सारे ग्रुप्स में शेयर किया कि नहीं? यार अपने सारे फ्रेंड्स को कहो यार इस बार निकालना ही अच्छे से M1 में फुल स्कोर करना है। आपने बैच ली नहीं ली कोई फर्क नहीं पड़ा। ठीक है, गामा बैच में आप नहीं थे, कोई बात नहीं, ये 1 शॉट पूरा फायदा कर लो। अब इसके बाद क्या करना है सर, तो गामा बैच वाले बच्चे आपको क्वेश्चन बैंक सॉल्व करनी है अच्छे से, है ना। यस, हर टॉपिक के क्वेश्चन बैंक, मैंने इस क्वेश्चन बैंक में 20 क्वेश्चंस के अराउंड दिए हुए हैं, तो आपको वो सॉल्व करने, उससे आपकी और प्रैक्टिस हो जाएगी। तो 1 शॉट हमने यहाँ देख लिया है, इसके बाद क्वेश्चन बैंक सॉल्व करो, मतलब अपना रिवीजन संपला, इस यूनिट का स्ट्रेस पूरा खत्म। इसके अलावा कुछ करना है क्या सर? कोई कॉन्सेप्ट अगर आपको लग रहा हो डिफिकल्ट जा रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, तो फिर उसके वीडियो में जाइए, अदरवाइज और कुछ करने की जरूरत नहीं है। वीडियो तभी देखना है आपको इफ सम कॉन्सेप्ट्स आर मिसिंग, है ना, आर डिफिकल्ट फॉर यू राइट नाउ। ठीक है, ओके। जिन्होंने बैच नहीं ली सर उनको क्वेश्चन बैंक नहीं मिलेगा क्या? अब नहीं मिलेगा, अगली बार बैच में आना। जो गामा की नेक्स्ट बैच होगी हमारी M2 के लिए M3 के लिए, तब आना स्टार्टिंग से, तो आपको मिल जाएगा, राइट। लेकिन आपको 1 शॉट में मैंने काफी क्वेश्चन दे दिए जिससे आपकी अच्छी पढ़ाई हो जाती है। ऐसा नहीं यार कि सर आपके इसमें आए नहीं थे तो कुछ हुआ नहीं। कोई भी हो बच्चे तो सारे अपने ही है ना, चाहे आपने बैच ली हो नहीं ली हो, ये 1 शॉट से आपकी बढ़िया पढ़ाई हो जाएगी। ठीक है, मजा आया आपको ये पूरा रिवीजन करने में? आई एम श्योर इंजॉय किया होगा आपने। कैसे लगा प्लीज कमेंट करिएगा। और हाँ, क्या आप चाहते हो कि मैं M2 लॉन्च करूं आपकी यूनिवर्सिटी के लिए, आपकी बैच के लिए? तो लिखो, है ना, आप लिखो कौन सी यूनिवर्सिटी है और लॉन्च करना चाहिए नहीं करना चाहिए। ठीक है, आपका जो
फीडबैक है वो मुझे बहुत ज़रूरी है, ताकि मैं भी समझूं कि मुझे वो कोर्स में आना भी है या नहीं। चलिए, ऑल द बेस्ट, अच्छा करिए। मैंने ऑलरेडी पार्शियल डेरिवेटिव पे डाल रखा है वन शॉट, एप्लीकेशन ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव पे डाल रखा है वन शॉट, अब ये मैट्राइसिस पे है, ठीक है। तो पुणे के लिए बात करूं, अब नेक्स्ट हम डालेंगे आइगन वेक्टर वाला टॉपिक जो है, ठीक है। यही बचता है, पुणे का बाकी सब हो गया। मुंबई वाले मैंने ऑलरेडी आप देखो कॉम्प्लेक्स नंबर पे डाल रखा है, ठीक है, आप देखना कॉम्प्लेक्स नंबर पे और हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन पे बहुत सारी जगह डाल रखा है। तो आपको पूरा प्लेलिस्ट मिलेगा इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का, वो देखिए और कवर करिए, ठीक है। चलो बच्चा, ऑल द बेस्ट, अच्छी पढ़ाई करते रहिए, मन लगा के पढ़ाई करिए, और हाँ, फुल स्कोर लाइए एम1 में, और मुझे पक्के से रिप्लाई मैसेज करिए। कहाँ मैसेज करूँगा सर? इस नंबर पे, कोई भी दिक्कत हो इस नंबर पे, है ना, यस, व्हाट्सएप करना है। और बताइए कैसे गया था आपका पेपर, कैसे चल रही है आपकी रिवीजन, कैसे हो रहा है आपकी पढ़ाई। चलो बाय बाय।